अगर सरकार के लोग ही शिक्षा माफिया को, पेपर लीक में संलिप्त माफिया को विधानसभा में टिकट देंगे, पेपर लीक कैसे रोकेगा? हम इस कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों ने ही कहा कि दिलीप भैया आप हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सदन में भी जाइए, सदन में भी आवाज उठाइएगा हम लोग के लिए, और जब भी किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन होता है तो आप हमारा साथ दीजिए। 15 लाख अभ्यर्थी है टीआरई 4 में, जब आंदोलन करते हैं तो क्यों नहीं आप 15 लाख अभ्यर्थी आते हैं? भाई आना चाहिए ना, जब आपके लिए हो रहा है, आपको नौकरी करना है। दायी है सरकार है। आप आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी अनशन पे बैठा आंदोलन करना, मरने के लिए छोड़ दो, ये चल रहा है सरकार में। अगर मान लेते हैं कोई पेपर लीक करवा लिए, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो क्या करेगा? पेपर लीक कराकर नहीं कराएगा अगले बार से पेपर लीक कि भाई पहले दिलीप कुमार को आंदोलन से बाहर करो, फिर उसके बाद नेताओं को बुलाओ, कोचिंग शिक्षकों को बुलाओ और दिलीप कुमार को बदनाम करवाओ वहाँ पे, ताकि दिलीप कुमार बदनाम हो जाए छात्रों के बीच में और आंदोलन से पूरी तरह दिलीप कुमार को हटा दो। और शिक्षा मंत्री जी ने क्या बयान दे दिया उसके बाद कि ये जो आंदोलन है, छात्र आंदोलन, ये बाहरी लोग करवा रहे हैं, कोचिंग माफिया करवा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं। आंदोलन को, छात्र आंदोलन को बदनाम कर दिया। डोमिसाइल आंदोलन भी हम किए, डोमिसाइल भी लागू हुआ। 35% महिला आरक्षण में भी पहले बाहरी को आरक्षण मिलता था, उसके खिलाफ आंदोलन किया, तब से बिहार की महिलाओं को आरक्षण, जेल में रहे, जेल में टॉर्चर, उसके बाद गरीबी में जीना पड़ता है। 1-2 आंदोलन लोग आते हैं, कोई जन स्वराज तो कोई बीजेपी तो कोई कांग्रेस, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। जितना समय वो पार्टी में नहीं रहा होगा उससे ज्यादा से तो हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी से मान लेते हैं जुड़े रहते तो आज हमको नहीं टिकट मिलता बीजेपी से। इसका मतलब ये नहीं था कि हम सदन में चल जाएंगे तो सड़क पे नहीं लड़ेंगे। हमने कहा था सड़क पे भी लड़ते रहेंगे। अंतर क्या होगा कि सदन में भी हम आवाज उठा पाएंगे, और उस समय अगर सड़क पे हमारे ऊपर लाठी चलेगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि छात्र नेता दिलीप कुमार पे लाठी चली, ये कहा जाएगा कि विधायक सौ छात्र नेता दिलीप कुमार पे लाठी चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन एक क्लैरिटी। आज जो हमारे बीच हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज के दौर में जहां इतनी विषमताएं हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, वहां एक जुझारू नेता से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। श्री दिलीप कुमार जी एक जुझारू छात्र नेता, आप सबसे परिचित होंगे इनसे, बहुत सारे चैनल पे इनका मुखड़ा हमेशा बार बार आता है। आज हमारे पॉडकास्ट चैनल में सर आपका स्वागत है हमारे यहाँ। सर बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसे नेता से हम मिल रहे हैं जिसे आज के दौर में जो शिक्षा क्षेत्र में गड़बड़ी है, खासकर एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि शिक्षा का मकसद ही होता है कि हाँ बाद में एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होना है, एम्प्लॉयमेंट जो होना है, उसमें किस तरह की गड़बड़ियाँ हैं वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले उस विषय पे आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि छात्र नेता के रूप में आप जो विख्यात हुए, ये छात्र नेता के रूप में आप कब अपने आप को इन्वॉल्व किए, कब अपने आप को आप आगे बढ़ाएं? देखिए, हम वैसे पिछले 11 वर्षों से छात्र हित में संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं। शुरुआत में कभी ये सोचे नहीं थे कि हम छात्र नेता बनेंगे। हम भी पटना आए थे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। सपना था कि खासकर बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी ही मकसद था, और उससे अधिकारी बन जाए बीपीएससी से के माध्यम से, यही उद्देश्य लेकर पटना आए थे। सपना भी था अधिकारी बनने का, लेकिन तैयारी के क्रम में और परीक्षा देने के क्रम में जब लॉज में देखते थे कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन आ जा रहा है, पहले तो व्हाट्सअप होता नहीं था, तो लॉज में क्वेश्चन आता था, किसी भी परीक्षा का आ जाता था, परीक्षा से पहले आ जाता, परीक्षा से पहले अधिकतर एग्जाम्स का क्वेश्चन आ जाता था। जैसे एसएससी का हुआ, आपको बैंकिंग का हुआ, या बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम्स हैं उनका तो अधिकतर का आ जाता था। तो ये सब चीज़ देख के मेरे मन में ये सवाल उठता था कि जब पैसा पे और पैरवी पे है और इस तरह से पेपर लीक कराकर ही नौकरी लेना है, तो पढ़ाई का मकसद क्या रह जाएगा? और जब ये लोग नौकरी में जाएंगे या कोई मेडिकल इंट्रेंस पास करेंगे इस तरह से, तो क्या डॉक्टर बनेंगे? तो ये तो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। या जो अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, ये सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है ईमानदारी से नहीं करेंगे, लूट खसोटी करेंगे, तो भ्रष्टाचार तो इस तरह से कभी खत्म नहीं होगा। तरीके से वो आए हैं इसलिए वो भ्रष्टाचार करेंगे। यहाँ तो ईमानदारी से जो पास करके जाते हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, और जो भ्रष्टाचार के थ्रू ही जाएंगे तो और भ्रष्टाचार करेंगे। तो यही सब मन में आते रहता था। फिर शुरुआत में हम लोग अपने लिए आंदोलन किए। उस समय हम भी अभ्यर्थी थे 56 से 59 बीपीएससी। उसमें भी देखे कई नेता के पास स्टूडेंट्स गए, उसमें हमको भी लोग ले गए थे, स्टूडेंट्स सब तो हम गए थे, हम भी उस समय अभ्यर्थी ही थे। लेकिन जब कुछ कोचिंग शिक्षक भी थे शामिल, सबके पास हम लोग गए, देखे इन लोगों का मतलब रिएक्शन देखे,
और किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी हमने देखा कि छात्र आंदोलन की आड़ में ये लोग किस तरह से राजनीतिक रोटी सेकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता और कुछ कोचिंग शिक्षक भी। तो उसके बाद हमने ये तय किया अपने मन में कि अगर छात्र आंदोलन को मजबूत करना है, अगर छात्रों की बात सरकार को मनवानी है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि एक ऐसा छात्र आंदोलन हो जिसमें सिर्फ छात्र ही हो। छात्र का मतलब जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, यानी छात्र छात्राएं दोनों हैं, छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हो, और उसमें कोई भी संगठन नहीं हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं हो, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं हो, सिर्फ तिरंगा झंडा हो, और कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं, कोई मध्यस्थता करने वाला, कोई बिल्कुल ऐसा थर्ड पार्टी नहीं हो, कोई नहीं हो, सीधा संवाद सरकार से और आयोग से। और यही हमने किया। आगे चलकर जब हम आंदोलन अपने से करना शुरू किए, खुद से आह्वान किए, तो शुरू में 25-50 स्टूडेंट्स आते थे, तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। फिर धीरे धीरे जब हम संघर्ष करते गए तो फिर पेपर लीक के खिलाफ भी आंदोलन हुआ, उसमें भयानक भीड़ आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद वैकेंसी निकलवाने के लिए, एग्जाम करवाने के लिए, रिजल्ट दिलवाने के लिए, हर चीज़ के लिए आंदोलन करना हम शुरू किए। जिस क्षेत्र में परेशानियां आए वो हर चीज़ के लिए, जैसे एक BSSC प्रथम इंटर स्तरीय की बहाली 2014 में आई थी, हम भी फॉर्म भरे थे, लेकिन 2020 तक उस बहाली में जनवरी तक कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट सब हमें कहे कि आप आंदोलन कीजिए, आप पे भरोसा है, आप आंदोलन कीजिए। तो हम 17 जनवरी 2020 को आंदोलन किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 महीना के अंदर हम रिजल्ट देंगे। 1 महीना के अंदर रिजल्ट दिया गया PT का, और उसके बाद फिर मेंस कराने के लिए आंदोलन, फिर मेंस की परीक्षा के लिए आंदोलन, फिर मेंस के रिजल्ट के लिए आंदोलन, फिर काउंसलिंग के लिए आंदोलन, फिर फाइनल रिजल्ट के लिए आंदोलन। यानी अभी आप देखिए जितना भी राजस्व कर्मचारी बहाल हैं, पंचायत सचिव हैं, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो क्लर्क हैं, जो प्रथम इंटर स्तरीय से आए हैं, उनके लिए लंबी लड़ाई हम लड़े। 2020 से 22 मैंने 1.5 साल लड़ाई लड़े, तब जाकर वो बहाली पूरी हुई। और 14 से 20 कुछ नहीं हुआ था, इस 5.5 महीने में कुछ नहीं हुआ था। और जब हम लड़ाई लड़ना शुरू किए, आंदोलन किए, तब जाके 1.5 साल में वो बहाली पूरा हुआ। और अभी द्वितीय इंटर स्तरीय का भी वही हाल है। अब उसके लिए भी हमको आंदोलन करना है, और जल्दी हम आंदोलन का डेट भी घोषित करेंगे। बिना आंदोलन किए हुए कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ। और ये धीरे धीरे अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए लोग भी आपको, क्योंकि रिजल्ट मिला आंदोलन से, इसलिए आपको उन्होंने एक नेतृत्व दे दिया जी बिल्कुल, और आप में विश्वास जगा लोगों का। अभी तक तरह से आप नेता बने। 5 बड़ी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक हमने उजागर किया है, अपने जान पे खेल के, यानी सरकार से भी पंगा लेकर, प्रशासन, पुलिस पेपर लीक पे आएंगे आपसे। उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप अपना एकेडमिक कैरियर, जो ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है, वो कब पूरा किया आप? देखिए, वैसे तो हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए था 4 में, 1 से 4 सेशन था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हम पढ़ाई किए हैं, दरभंगा से, लेकिन सेशन लेट चलता था पहले। एडमिशन ले लीजिए, भूल जाइए एग्ज़ाम कब होगा, उसी का हम लोग भी उसी में थे। मतलब उस समय से ये प्रहार है, यही सब चीज़ तो अंदर मन में कचोटता था। 1 से 4 के आप अभ्यर्थी, और 7 में हमारा ग्रेजुएशन, 7 में आपका रिजल्ट निकला, 7 में हम ग्रेजुएशन पास किए। और उसमें भी बहुत लोचा लगाया गया जानबूझकर, खासकर मेरे रिजल्ट को लेकर बहुत सारा चीज़ किया गया जो हम बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि नहीं हम उस पर नहीं आएंगे। हमारा ये एक नॉर्मल कोर्स बात है। जैसे आपने 1 से 4 का आपका सेशन था ग्रेजुएशन का, ये नॉर्मल तरीके से 4 में हो जाना चाहिए या 5 में हो जाना चाहिए। ये 7 में होना तो बिल्कुल सेशन लेट था। 4 साल 5 साल लगता था, ग्रेजुएशन पूरा करने में 6 साल भी लग जाता था। उस समय से आपको ये प्रतिरोध करता था? जी बिल्कुल, मन में था कि भाई 3 साल का हम ग्रेजुएशन 6 साल 7 साल में क्यों करें। तो पटना कैसे आया? पटना हम आए थे 2001 में, और 2001 से हम पटना रह गए। अभी 2022 में हम यहाँ रूम छोड़े हैं, लॉज में रहते थे। अभी हम घर पे ही अधिकतर रहते हैं दरभंगा में, लेकिन पटना आना जाना होता है स्टूडेंट्स के। उस समय से रहता था जिस समय आप तैयारी करते थे यहाँ पटना करके अपने इंटर पास करने के बाद आप यहाँ चले, तो उसके बाद सीधे आप आंदोलन से जुड़ना कैसे, आपके नेतृत्व में आंदोलन कब से शुरू हुआ, ये हम जानना चाहेंगे। मेरे वैसे हम 2015 से करीब हम एक्टिव थे इन सब चीज़ों को लेकर। स्टूडेंट्स के बीच अपनी बात रखते थे, जो इस तरह का आपस में लेट लतीफ़ी चलता था, या वैकेंसी नहीं, पहले वैकेंसी भी नहीं आती थी इतनी। 5 साल पे BPSC सिविल सेवा की बहाली आती थी, हम एग्जाम देते थे खुद। तो यही सब चीज़ देखकर मन में हुआ कि इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए, और हम स्टूडेंट्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच इस बात को रखते थे। चर्चा तो सब चाहते थे कि हाँ आप सही बोल रहे हैं,
लेकिन लड़ेगा कौन, आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा लीड कोई नहीं लेता था। और बार बार जब हम इन सब चीज़ों की चर्चा करते थे तो उसी में से कुछ जो हमारे मित्र भी कह सकते हैं, साथ तैयारी करते थे बीपीएससी सिविल सेवा का, तो कुछ लोग कमेंट करने लगे कि बड़ा लंबी लंबी बात करते हो, नेता बन रहे हो, तो क्यों नहीं तुम ही आंदोलन करते हो, क्यों नहीं लीडरशिप कर रहे हो, तुम ही आंदोलन का आह्वान करो, तुम ही नेता बन जाओ, तुम ही करो, नेतृत्व करो, कोई रोका है तुमको। तो फिर भी हम मतलब इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे, चलो दोस्त है मजाक में बोल दिया, अपना तैयारी ही करते थे। लेकिन इन सब चीज़ों का हर प्लेटफॉर्म पे हम जहाँ मौका मिलता था, कोचिंग हो, चाय दुकान हो या कहीं भी हो, रखते थे, आपस में बातचीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब देखे कि कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर हम 2019 में 64वीं बीपीएससी को लेकर जब हमने आंदोलन का खुद से मतलब आह्वान हमने नहीं किया, एक मीटिंग रखी पटना कॉलेज में, हमको भी विश्वास, दोस्तों लोग के बीच जो भी तैयारी कर रहे हैं, बस फेसबुक पे हमने लिख दिया। उस समय हम फेसबुक चलाना 2016 दिसंबर से लगभग हम फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक पे हमने लिख दिया और हमको उम्मीद नहीं था कि स्टूडेंट्स आएंगे। हम पटना कॉलेज जब गए तो देखिए वहाँ करीब 100-150 के आसपास। सोशल मीडिया का पावर आपको पहला नजर आया। उस समय कोई मीडिया में मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं थी, कहीं कुछ नहीं, बस फेसबुक पे हमने लिखा था अपने फेसबुक पे, तो 100 से 125 या 150 कह सकते संख्या थी। उसमें 25-30 लड़कियां थी, बाकी लड़के थे, सभी लोग आगे। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था इतने लोग जुट जाएंगे। तो उन्होंने लोगों ने ही कहा कि आप पे हम लोगों को भरोसा है, क्योंकि आपका फेसबुक पोस्ट हम लोग बराबर देखते हैं और क्लास में, कोचिंग में भी जो आप जिस तरह से बात करते हैं, तो आप पे हम लोग को भरोसा है कि आप अच्छा काम करेंगे और आप ईमानदारी से लड़ेंगे, दूसरों की तरह आप बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, धोखा नहीं देंगे। तब उसके बाद हमने आंदोलन का आह्वान किया और हमने पहले ही शर्त रखा कि हमारे आंदोलन में कोई भी नेता, कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ छात्र छात्राएं रहेंगे, जिसको सभी अभ्यर्थियों ने एक्सेप्ट किया। और उसी अनुसार हमने आंदोलन 2019 मार्च से शुरू किया। आंदोलन फरवरी में बैठक थी, संभवतः 25 या 28 फरवरी का वो डेट था, और मार्च में हमने आंदोलन का आह्वान किया था। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 मार्च हो सकता है या 5 मार्च हो। और उसके बाद से ही स्टूडेंट्स का विश्वास हम पे जग गया, जो आंदोलन का तरीका हमने अपनाया, जो देखे स्टूडेंट्स, उसके बाद हर चीज़ के लिए स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करने लगे। पटना में कहीं भी मिले तो बोलने लगे कि आप ही आंदोलन कीजिए इस चीज़ को लेके, तो हम करने लगे। और उसके बाद समझिए कि 2019 से हम नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन 15 से ही हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे अलग अलग आंदोलन हो रहा है तो उसमें जाते थे, प्रमुख भूमिका में रहते थे, ऐसे भी सोशल साइट्स के माध्यम से प्रयास करते थे। लेकिन नेतृत्व जब हमने देखा कि कुछ लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं वही लोग धोखा दे रहे हैं, पर्दे के पीछे कुछ, पर्दा के सामने कुछ, मतलब मीडिया में कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट को कुछ बोल रहे हैं और पर्दे के पीछे कुछ और बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम डिसाइड किए कि नहीं, आंदोलन का मतलब, छात्र आंदोलन का मतलब विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन। और 2019 से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कोई भी संगठन या कोई भी आपको नेता या कोचिंग वाले नजर नहीं है। और सफलता भी मिली, सफलता भी, कई सफलता। सबसे पहले जो आपने किया आंदोलन, तो आंदोलन का तरीका तो आपने फेसबुक से लोगों को कलेक्ट किया, प्रदर्शन जो करना है ये कैसे आपके दिमाग में आया, कहाँ प्रदर्शन करें, कैसे करें? अचानक से तो आया नहीं होगा, क्योंकि पहले से आप देख रहे थे पहले से पटना में जो आंदोलन हो रहे थे। जैसे उससे पहले 2018 में भी दरोगा पेपर लीक के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए थे, प्रमुख भूमिका में हम थे, लेकिन लीडरशिप नहीं कर रहे थे, नेतृत्व नहीं कर रहे थे, साथ में थे, सब कुछ हम लोग साथ में करते थे। लेकिन उसमें देखिए कुछ लोगों का एक्टिविटी गलत है, तो फिर हम वो समझ गए कि ये आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है, हमने मना भी किया, फेसबुक पे भी लिखा। उसके बाद हमें धमकी भी मिली, जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन उन सब चीज़ों से हम डरे भी नहीं और फिर अपना प्रयास निरंतर जारी रखे। जो बात आपने बताया कि जान से मारने की धमकी, कोई भी आंदोलन जो करता है उसको धमकी कौन देता है, जिसको हम जानना चाहेंगे, आपको कहाँ से धमकी मिला? जिसको उस आंदोलन से डर होगा। किसको, मतलब आपको जहाँ जैसे पहले धमकी, जी मिला आपको धमकी? पहले जैसे क्या था कि आंदोलन से सीधा नुकसान पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक को हो रहे थे। अभी भी देखिएगा आंदोलन में कुछ कोचिंग शिक्षक की भूमिका आपको लग जाएगा कि ये इनका जो है भूमिका क्या है, संदिग्ध है, ये क्यों चाहते हैं। तो पहले के कुछ कोचिंग शिक्षक थे, वो चाहते थे कि आंदोलन में जाके हम अपना पब्लिसिटी करें, कोचिंग का प्रचार करें, और दूसरी तरफ वो शिक्षा माफियाओं से भी मिले हुए रहते थे, मतलब पेपर लीक में भी वो संलिप्त है, और इधर आंदोलन भी पेपर लीक के खिलाफ हो रहा है, उसमें भी अग्रणी भूमिका में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कोचिंग का भी प्रचार कर रहे हैं, अगला बैच तुरंत उनका बन जा रहा है। ये आपने क्लोजली हमने ऑब्जर्व किया, साथ रह के ऑब्जर्व किया कि भाई ये लोग तो बाहर में कुछ बोल रहे हैं, अंदर में कुछ बात हो रहा है। तो हम समझ गए इस बात को और उसी सब के खिलाफ हम लिखना शुरू किए। तो बहुत सारा, पहले तो बहुत धमकी आती थी,
अब कम आता है, अब नहीं के बराबर आता है। कहते हैं धमकी आपको कोचिंग संचालक जो थे, बिल्कुल, कोचिंग संचालकों ने दी थी धमकी, पटना के कोचिंग संचालक ने धमकी दी थी। उसके बाद कई लोगों से दिलवाया गया धमकी जो कोचिंग संचालक नहीं थे, वो मतलब कोई माफिया होंगे, हम पहचानते तो है नहीं, और हम उन सब चीजों को सीरियसली कभी लिए नहीं। हमने भी कह दिया कि जो करना है कर लीजिए, हम जहाँ कहिएगा हम आने के लिए तैयार बोलेंगे, हम अपने हाँ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं लड़ेंगे। और इसके बाद पेपर लीक भी हमने उजागर किया, उसके बाद भी धमकियां मिल रही थी। अब हम आते हैं पेपर लीक के ऊपर। पेपर लीक तो एक ऐसा है कि अब तो ये क्रमवार चलता ही आ रहा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आज ऐसा है कि अखिल भारतीय पैमाने पे नीट की परीक्षा जो अभी जो हुई उसमें जो लीक हुआ, उसमें हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनसे इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। काफ़ी जोर पकड़ रहा है ये, और अच्छे अच्छे देश के जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है वो लगी हुई है इसमें। आपके ख्याल से ये जो पेपर लीक का मामला है, ये आंदोलन करने से रुकेगा या कोई और माध्यम है जिससे रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी जो या किसके चाहने से ये रुकेगा? हमारी जो पहली बड़ी लड़ाई, पहला बड़ा आंदोलन हुआ था वो पेपर लीक के खिलाफ ही हुआ था 2020 में, और हमने अपने शादी के कार्ड पे भी पेपर लीक मुक्त बिहार वो अपना लिखवाया था, जो काफ़ी वायरल हुआ था। दिक्कत यह है कि जो लोग अभी पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने पार्टी बनाई है जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। इनको अनुभव ही नहीं है कोई चीज़ का। ये विदेश में शायद रहते थे, कहाँ रहते थे मुझे पता नहीं, लेकिन विदेश से आने का इनका हमने वीडियो फोटो देखा, एयरपोर्ट पे उतरे थे और डायरेक्ट गए थे आंदोलन में। तो इनको अनुभव अभी नहीं है इन सब चीज़ों का। देखिए, प्रयास अच्छा है, प्रयास अच्छा मैं करूँ, लेकिन अनुभव नहीं है। इनको पहले उन लोगों से बात करनी चाहिए थी जो इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ाई पहले से लड़ते आ रहे हैं। लेकिन इस देश में क्या है ना, किनकी बात कर रहे हैं? जो कॉकरोच जनता पार्टी के जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की उनकी आंदोलन की शुरुआत तो कॉकरोच जनता पार्टी ने, अभिजीत दीपके जी ने किया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, अभिजीत दीप के नाम है उनका। तो इनको तो पहले चाहिए था कि पहले भाई पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में कौन कौन ऐसे युवा हैं या कोई नेता है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, रियल में लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं। उनसे पहले इनको बात करनी चाहिए, अनुभव लेना चाहिए था कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है और इसको रोकने का क्या उपाय है। ये पहले चर्चा इनको करनी चाहिए। सीधे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और सोनम वांगचुक जी जो हैं वो इनके चक्कर में फंस गए हैं, वो हमारा अनशन पे बैठ गए 18-19 दिन। मेरे दिल में, मेरे मन में उनके प्रति सिंपैथी है, सभी को सिंपैथी। बिल्कुल, हमने उनके समर्थन में आज वीडियो भी बनाया है। हम सोनम वांगचुक जी के समर्थन में हैं। हम कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में है या नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सोनम वांगचुक जी के समर्थन में पूरी तरह हूँ, क्योंकि इन्होंने एक लंबा अपना जीवन कुर्बान कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। तो इनके लिए हमारा समर्पण है, इनके प्रति हमारा समर्थन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका सवाल भी था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो क्या उससे पेपर लीक रुक जाएगा? यही हमारा सवाल है आपसे कि ये पेपर लीक रोकना हमारा उद्देश्य है। हाँ। ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाएगा तो क्या रुक जाएगा? ये सवाल आज उन लोगों को अपने मन में भी पूछना चाहिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं आंदोलन का विरोध नहीं कर रहा हूं आंदोलन का, लेकिन मैं इस चीज पे आ रहा हूं जिस चीज के खिलाफ पेपर लीक के खिलाफ ये आंदोलन है, और मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। अरे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे न दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान वहां के शिक्षा मंत्री तो नहीं है, नहीं उसमें वो कुछ कर सकते। बिहार में पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान तो यहाँ नहीं कुछ कर सकते हैं। जो बिहार से संबंधित परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। झारखंड में, यूपी में, सब जगह पेपर लीक हो रहा है। केंद्रीय स्तर पे जो परीक्षा हो रही है नीट, उसमें पेपर लीक, और परीक्षा में एसएससी में पेपर लीक। इससे पहले आपको बता दें 2018 में कौन था? 2018 में कौन थे शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं थे उस समय भी पेपर लीक हुआ था। उससे पहले हम आपको बता दें 2003-4 में सीबीएसई मेडिकल होता था, उस समय पेपर लीक हुआ। उसके बाद भी मेडिकल में कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें स्कॉलर नहीं बैठता होगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, कौन कैमरा बोल रहा हूं, हर बार स्कॉलर बैठता है। पीएमसीएच के बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, एनएमसीएच के बैठते हैं, एसकेएमसीएच के बैठते हैं। आपने नजदीक से देखा है? ये नजदीक से हमने देखा है भाई। हम हॉस्टल में जाते थे, पहले हम टीवी देखने के लिए हम पीएमसीएच के हॉस्टल में जाते थे। कोई जरूरी न्यूज हुआ या देश में कुछ चल रहा था, हम लोग के पास तो है नहीं कुछ। उस समय की बात करें जब हमने यहाँ पटना में आए थे, उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, तो हम उस हॉस्टल में जाके हम देखते थे, वहां बात सुनते थे क्या ये लोग बात कर रहा है। तो ये समस्या जो है, पहले तो समस्या क्यों है इस पे विचार हो, उसके बाद में समस्या का समाधान आप सोचिएगा। आप ही से जानेंगे, क्योंकि आप खुद तरीके से ये चीज को
ऑब्जर्व किए हैं। जी जी। उसी क्रम में जिस समय आप तैयारी कर रहे थे उस समय से देख रहे हैं, देखते 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 उसका क्या प्रतिफल आ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। कितने छात्रों का कैरियर बर्बाद हो रहा है, कितने छात्र सुसाइड कर रहे हैं, इस पे ये सब आप देख रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए पेपर लीक मेरे बार तरीके से बताइए, एकदम आराम से बताइए कि हाँ कैसे इसको रोका जाए। पेपर लीक रोकने का जो तरीका होना चाहिए उसमें तो सबसे पहले सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, उनको ईमानदार होना होगा। सब पहला शर्त यही है। सीधा प्रश्न आपका, बिल्कुल, जो सरकार में बैठे हैं उनके ऊपर। अगर सरकार के लोग ही शिक्षा माफिया को, पेपर लीक में संलिप्त माफिया को विधानसभा में टिकट देंगे तो पेपर लीक कैसे रुकेगा? हम इस कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कैसे पेपर लीक रुक जाएगा। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको आप बचा रहे हैं, अरबों का डील कर रहे हैं, तो पेपर लीक रुक जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान तो कुछ नहीं है, शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन पेपर लीक के मामला में उनका कोई औकात नहीं है। आज वो हट देंगे, कल पेपर लीक नहीं होगा, कोई गारंटी देगा इस बात की? और हमने तो उदाहरण बता दिया ना कि 2018 में भी पेपर लीक एसएससी का हुआ, जिसको लेकर पूरे देश भर में आंदोलन हुआ था, सीबीआई जांच तक हुई थी उसकी। तो पेपर लीक रोकने के लिए सबसे पहला उपाय है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ईमानदार होना पड़ेगा। और जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, चाहे वो कोचिंग शिक्षक हो, बड़े बड़े नेता हो, आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, कोई माफिया हो या कोई भी अधिकारी हो या कोई आम व्यक्ति हो, अगर पेपर लीक में संलिप्त है उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और कठोर कानून बनाने से ही नहीं होगा। मान लीजिए कठोर कानून बना दिए और हम पेपर लीक में संलिप्त है और आप हमको मानिए नहीं रहे कि पेपर लीक में संलिप्त है, तो कठोर कानून का क्या फायदा? हम पे तो लागू ही नहीं होगा वो कानून, आप हमको पकड़ ही नहीं रहे हैं। तो लागू भी करना होगा और ऐसे व्यक्तियों पे भी लागू करना पड़ेगा। अगर वो आपकी सरकार के लोग भी हैं तो भी उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है पेपर लीक। आज नीट का पेपर लीक हो रहा है, आप बताइए जो पेपर लीक कराकर धांधली सेटिंग करके डॉक्टर बन रहा है वो कैसे इलाज करेगा? ये तो करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। जो सेटिंग करा के पेपर लीक करा के अधिकारी बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या कोई मान लीजिए कोई भी अधिकारी बने किसी विभाग में या कर्मचारी बने, तो वो क्या सरकारी योजना का क्रियान्वयन करेगा? भ्रष्टाचार से गया भ्रष्टाचार ही करेगा। तो सबसे पहला ईमानदार होना चाहिए सरकार को और कठोर कानून बनानी होगी। उसमें जो भी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया पकड़े जाए उसको कम से कम 14 से 15 साल कारावास की सजा हो, जेल की सजा हो, वही कठोर सजा हो। उसको सेल में बंद करके हमेशा के लिए रखा जाए। और 14 से 15 साल, अगर फांसी की सजा का प्रावधान हो तो और बढ़िया है। फांसी की सजा का प्रावधान आप कर दीजिए, क्योंकि वो एक व्यक्ति की हत्या नहीं कर रहा है, वो तो करोड़ों युवाओं के भविष्य की हत्या कर रहा है। वो तो हत्यारा है, समाज की हत्या, सब पूरे समाज की हत्या कर रहा है। वो मेडिकल में सेटिंग करा रहा है पेपर लीक कराकर, तो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा। अभी आप सोचिए, सुन रहे होंगे बहुत जगह ऐसा होता है, किसी महिला का डिलीवरी होता है, ऑपरेशन से होता है, उसका गलती से क्या कहेंगे, उसको नॉलेज ही नहीं, नस कट गया, मर जाती है। कितना जगह ये केस आया है, बहुत जगह तो मामला को 2-4 लाख रुपया देके मैनेज कर लेता है डॉक्टर, अकाउंटेबल बनाया नहीं जाता तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कठोर कानून होना चाहिए। और अगर उस पेपर लीक में कोई अधिकारी संलिप्त है, कोई कर्मचारी जो जॉब में है, उसको जॉब से तुरंत बर्खास्त किया जाए। कोई मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको वहां से बर्खास्त किया जाए। और कानून ये भी बने कि वो फिर दोबारा किसी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होगा, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगर कोई सरकारी नौकरी में हो तो कोई सरकारी नौकरी के लिए वो फिर फॉर्म नहीं भर सकता है। अभ्यर्थी है उसके लिए भी ये होना चाहिए कि 15 साल 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए उसको। सजा भी 15 साल का हो, 10 साल का हो, कम से कम 12 से 15 साल उसकी सजा हो। और 10-12 साल तक वो कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकता है। आप देखिए, एक बार कानून लागू करके देखिए ना, डर से कोई पेपर बेचने वाला होगा लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होगा। आपको दोनों चीज रोकना होगा, पेपर बेचने वाले को भी रोकना होगा, पेपर खरीदने वाले को भी रोकना होगा। अगर मान लेते हैं कोई पेपर लीक करवा लिए, कोई खरीदने वाला ही नहीं, तो क्या करेगा? पेपर लीक कराकर नहीं कराएगा अगले बार से पेपर लीक। तो दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ क्या होता है, कुछ माफिया को पकड़ लिए, जो अभ्यर्थी पेपर लीक में संलिप्त पाया गया उस पर भी आपको कार्रवाई करनी है कि 10 साल 12 साल प्रतिबंधित कीजिए कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकता है। उसको सजा दीजिए 10 साल 12 साल की, उसका संपत्ति जब्त कीजिए। और जो माफिया है बड़े बड़े जो संलिप्त है उसका भी संपत्ति जब्त कीजिए। अगर वो पत्नी के नाम से कोई संपत्ति बना है उसका भी जब्त कीजिए। यहाँ पे नया सिस्टम कर लिया है कि अपने नाम से नहीं रखे, पत्नी के नाम से, साली के नाम से, भतीजा के नाम से, कोई और रिलेटिव के नाम से संपत्ति सरकार चिन्हित कर सकती है। सरकार तो आराम से चिन्हित कर सकती है भाई। उसका सोर्स देखिए इनकम का कि क्या है, उसकी पत्नी का या उसकी साली का या जो उसके नाम पर है। तो जब तक इन लोगों पर कार्रवाई आप नहीं कीजिएगा तब तक पेपर लीक नहीं रुकने वाला। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर टिकट देती है
ऐसे लोगों को, तो उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग खत्म करे, ऐसा कानून बनाइए। अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित है, हाँ। बिहार के भी परीक्षाओं का पेपर लीक में उनका नाम आया है, उनको जेल में भी रखा गया कुछ दिन। महाराष्ट्र में भी अभी पेपर लीक हुआ, उसमें भी संलिप्त है, यूपी में हुआ उसमें संलिप्त है, झारखंड में हुआ उसमें बिल्कुल, संलिप्त उनके है, ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में हुआ उसमें भी कुछ नाम जो कॉमन आ रहा है। हाँ। तो ये तो बिल्कुल। अंतर्राज्यीय गिरोह चला रहे हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये सीधा किसी का नाम लेने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिन लोगों का नाम आ चुका है सरकार के रिकॉर्ड में, जल्दी तो से वैसे जल्दी लोगों जांच पे करें। हाँ, बिल्कुल, कार्रवाई जांच होनी चाहिए करें, ना। कार्रवाई करे, कानून बनाए। और अगर कोई अधिकारी भी इस तरह के काम में संलिप्त है, जैसे बीपीएससी का देखिए, कई बार जांच में आया कि भाई यहाँ से मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया। आज तक वैसे किसी अधिकारी कर्मचारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या मेंस की कॉपी हवा में उड़ के चला गया? क्या मिस्टर इंडिया फिल्म चल रही है क्या कि अपने आप कॉपी उड़ के चला गया फिर लिखवा के चला आया? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्थिक अपराध इकाई की जांच में आया है कि मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, ओएमआर शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, स्ट्रांग रूम का ताला खोल कर ले जाया गया। तो कौन ले गया, कौन खोला ताला? हाँ, जांच में अगर ये बात आती है तो कठोरतम क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये आर्थिक अपराध इकाई या बिहार पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ ये कह दिया कि भाई कॉपी बाहर गई आई, तो कौन ले गया बाहर, कौन लाया अंदर, कौन स्ट्रांग रूम खोला, चाबी किसके पास था, ताला कौन खोला? सजा क्यों नहीं आज तक? 2022 का ये मामला बता रहा हूँ, जो मैंने ही उजागर किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने ही क्वेश्चन भेजा था 11 मिनट पहले, उस पर कार्रवाई हुई, परीक्षा रद्द हुई, नीतीश कुमार जी ने एक्शन लिया, सरकार ने एक्शन लिया, जांच हुई, बहुत सारे लोग पकड़े गए। लेकिन फिर क्या हुआ? जो इसमें बड़े बड़े लोग हैं उनको बचा लिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रुका नहीं, ये क्रम चलता कुछ हद तक रुका, लेकिन पूरी तरह नहीं रुका। लेकिन उल्टा है ये तो, सीधे अभी तो आपके ऊपर एफआईआर हो रहा है। मेरे ऊपर एफआईआर आंदोलन को लेकर हो रहा है। तो ये आंदोलन, ये तो जो आदमी उजागर कर रहा है, सरकार जिस चीज में अक्षम है, नहीं कर पा रही है, वो अगर उसका कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति जो इससे आहत है, अगर वो उजागर कर रहा है इस चीज को, तो उसको तो रिवार्ड देना चाहिए। उसको तो उस कमेटी में तो उसको एफआईआर करना या उसको जेल में डालना, ये कहाँ तक? देखिए, ये बारे में आपका क्या? जी बिल्कुल, ये यही तो थोड़ा मुझे भी आश्चर्य लगता है कि जो काम बिहार पुलिस को और बिहार सरकार को करना चाहिए वो काम हमने कर दिया, तो उल्टे हमको टॉर्चर किया गया। 8-10 घंटा पुलिस उठा के ले गई, क्रिमिनल की तरह पूछताछ की गई। उसके बाद जब आंदोलन कोई करते हैं तो उसमें हमको जेल में भेज दिया जाता है, सेल में बंद किया जाता है, मारपीट किया जाता है। मेरे घर पुलिस भेज दी जाती है मेरी पत्नी से पूछताछ करने के लिए। तो सरकार, जबकि हम सरकार के खिलाफ अभी तक कोई आंदोलन नहीं किए हैं। अभी तक मेरा जितना भी स्टेटमेंट होगा, मीडिया में बयान होगा, या कोई आंदोलन जितना हमने किया है, सरकार के विरुद्ध कोई भी आंदोलन हमने नहीं किया है। सिर्फ हमने किया है सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हुआ या नई वैकेंसी निकलवाने के लिए, परीक्षा समय पे करवाने के लिए, इस सब चीज को लेकर किया। सरकार के विरुद्ध हमने या किसी पार्टी के विरुद्ध कोई आंदोलन अभी तक किया ही नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे लगता है राजनीतिक बदला लेने वाली बात। तो ये नहीं करना चाहिए। सरकार को तो सही आपने कहा, हमको पुरस्कार देना चाहिए था। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, बहुत पहले की योजना भी निकाले थे, अखबार में देखते थे, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले को 51,000 या 1.5 लाख क्या था पता नहीं, याद नहीं हमें, शायद 51,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। आप तो एक तरह से विसिल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको तो हमको सुरक्षा देना चाहिए भाई, सुरक्षा देना चाहिए कि भाई ये समाज के, देश के और युवाओं के हित में लड़ रहा है, इतना माफियाओं से पंगा ले रहा है, इतना चीज उजागर कर, और आज तक एक भी बात गलत नहीं हुई है। हमने जो कहा है एक एक बात मेरी सही हुई। हमने ये भी कहा कि कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में, आर्थिक अपराध इकाई की जांच में आया पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है। आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई कार्रवाई भाई? कार्रवाई होनी चाहिए। नाम भी उजागर नहीं किया गया आज तक, तो हमारी बात तो सही साबित हुई। हमने पहले से भी कहा था कि भाई पेपर लीक में जो संलिप्त है वैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, ये बात भी सामने आ गई, सारी बातें सामने आ गई। तो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि 2001 से पटना में लॉज में रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच रहे हैं, तो देखे हैं तो अनुभव भी है, देखे भी हैं, और चूंकि इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी हमें बताते हैं कि भैया मेरे लॉज का लड़का गायब है 2 दिन से, उसका सेंटर फलना जगह है, वहां जाने में तो समय उतना नहीं लगेगा जितना दिन ही पहले निकल गया है। तो ये सब चीज से शक होता है कि भाई क्या हो रहा है, तो वही सूचना हम पुलिस को देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं बिहार पुलिस को, आर्थिक अपराध इकाई को, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं कि अब जो हम सूचना देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, विजिलेंस को और स्पेशल ब्रांच है इन लोगों को, पटना पुलिस को, तो ये लोग कार्रवाई करते हैं हमारी सूचना पे, पेपर लीक के खिलाफ या अन्य कुछ मामलों को लेकर भी, तो ये लोग कार्रवाई करते हैं, हमारी बातों को सीरियसली लेते हैं। अब शुरू में नहीं लेते थे, लेकिन अब सीरियसली लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो इसके लिए हम खुफिया विभाग जो बिहार सरकार का है, विजिलेंस, आर्थिक अपराध इकाई और पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं।
बिल्कुल, आपने ये धन्यवाद दिया, धन्यवाद देना भी चाहिए। अगर सरकार का कोई भी अंग अगर इसके जो आपके सपोर्ट में है, आपके कहे के अनुसार उस पर जांच करता है, तो धन्यवाद के तो पात्र हैं जी, ही बिल्कुल। आप। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो आपका सबसे पहला जो FIR आपका हुआ, जो अनुभव जो है, क्या कब हुआ था, कब आप जेल में? देखिए जेल में ये तो बताइए। जेल में तो बाद में गए, लेकिन पहला FIR जो हुआ तो BSSC प्रथम इंटर स्तरीय आंदोलन को लेकर ही हुआ था। दिन और ये के साथ बताइए साल का। वो याद हो तो 17 जनवरी 2020 था और उसी दिन FIR पहला मेरे लाइफ का पहला FIR हुआ था और उसमें बहुत ऐसी धाराएं लगा दी गई। और उसके बाद पहली गिरफ्तारी जो मेरी हुई 11 फरवरी 2021 को पेपर लीक के खिलाफ ही वो आंदोलन था, धांधली सेटिंग के खिलाफ आंदोलन था दरोगा बहाली में। तो 11 फरवरी 2021 को पहली गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया और उसमें हम करीब 14-15 दिन उसमें जेल में रहे थे। कैसा अनुभव रहा आपको जब पहली बार, जब एक तो इसके बारे में बताइए कि जो पहला बार जो केस जो किया गया आपके ऊपर, फर्स्ट टाइम जो केस किया गया, जो आप 2020 की बात बता रहे, सबसे पहले जब आपके ऊपर FIR का नोटिस आया होगा या FIR हुआ होगा, कैसा आपको फील हुआ? लेकिन नोटिस उस समय नहीं आया था, अखबारों में पढ़े थे। उस समय तो ज़्यादा अखबार में ही हम लोग कुछ देखते थे, तो या यूट्यूब वगैरह पे उस समय आ गया था। लेकिन ये सब खबर उस समय यूट्यूब पे नहीं चला था, अखबार में खबर छपी थी जिसमें मेरा नाम था कि मेरे नाम के साथ कुछ और लोग का और अज्ञात पे FIR किया गया था, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो उस समय तो मन में आया थोड़ा कि कैसे अब क्या होगा नहीं होगा, पहली बार FIR का वही अनुभव जानना चाहते। तो थोड़ा अंदर से बहुत डर भी गए थे कि मतलब कोर्ट कचहरी का कभी हम इस सब में चक्कर में पड़े भी नहीं थे। कभी जेल की तो बात छोड़ दीजिए, कोर्ट में भी नहीं गए थे किसी मामले को लेकर। इससे पहले हम गए थे, जो हमारे ही आंदोलन में कुछ अभ्यर्थी अरेस्ट हुए थे उनको छुड़वाने के सिलसिले में हम जरूर गए थे, लेकिन ऐसे कभी कोर्ट नहीं गए थे। तो जब हमारे ऊपर ही FIR हुआ तो बहुत सारा मन में सवाल आता था, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते सब कुछ से अभ्यस्त हो गए। अब इसमें भी आप अभ्यस्त हो गए, जेल भी कैसा होता नहीं होता नहीं देखे थे। फिर जब जेल गए, बताइए जब ले जाया गया आपको, उस समय कैसा लगा? उस समय भी यही मन में आता था कि जेल में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, मेरे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। सुनते थे कि जेल में दुर्व्यवहार होता है, तो ये सोच के लगता था कि भाई हम लोग तो सीधे साधे हैं, शांति प्रिय व्यक्ति हैं, तो पता नहीं जेल में क्या भुगतना पड़ेगा नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक फायदा ये था कि आंदोलन से कि अधिकतर लोग जानते थे, अखबारों में जो खबर छपती थी, मीडिया में चलता था, टीवी चैनल या यूट्यूब पर, तो अधिकतर लोग जानते थे। और दरोगा सिपाही या जो भी और कैदी भी थे वो लोग भी जान रहे थे पहले से। तो जब जैसे ही वहाँ एंट्री हुआ तो सभी लोग पहचान रहे थे। तो इसलिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कभी नहीं हुआ, अच्छा व्यवहार ही हुआ। थाना में भी कभी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन इस बार, पहले की बात में बोल रहा हूँ कि पहले अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन इस बार जो 8 मई को मुझे अरेस्ट किया गया तो थाना में 8 मई को जो अरेस्ट किया गया TRE-4 को लेकर, TRE-4 आंदोलन था। उसमें 50,000 के आसपास पूरे बिहार से अभ्यर्थी पटना पहुंच गए थे। पूरे पटना में हम बोल रहे हैं 50,000। TRE-4 का मुद्दा क्या है? देखिए TRE-4 शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए, माने वैकेंसी निकलवाने के लिए हम लोग ये पिछले अगस्त महीने से, माने पिछले साल के अगस्त महीने से आंदोलन कर रहे हैं। उससे पहले डोमिसाइल के लिए हो रहा था, तो सरकार ने डोमिसाइल तो लागू कर दिया, लेकिन TRE-4 का विज्ञापन पिछले साल STT के चलते नहीं आया कि STT लेंगे उसके बाद देंगे TRE-4, फिर उसके बाद अभी तक नहीं आया। और अब बार बार समय दिया जा रहा है कि इतना दिन में आ जाएगा, इतना दिन में, लेकिन नहीं आ रहा। और पिछले दो वैकेंसी तो निकाली गई थी क्या? TRE-4 के लिए वैकेंसी तो निकाली नहीं, यदयाचना BPSC को भेजी गई थी फरवरी में। अच्छा, हाँ। जब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए तो यदयाचना भेज दी गई और BPSC ने भी नोटिस जारी किया कि यदयाचना मिल गई है, जल्द विज्ञापन जारी होगा, लेकिन नहीं जारी हुआ। फिर हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया, आंदोलन किया 10 अप्रैल को। तो फिर उसके बाद 16 अप्रैल को BPSC के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने पॉडकास्ट करके कहा कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई। फिर जो नई सरकार बनी तो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि जुलाई में विज्ञापन देंगे। अब जुलाई भी आज 16 तारीख हो गया, जुलाई भी 16 तारीख पार हो रहा है, तो अभी तक विज्ञापन नहीं। आप बोल रहे हैं 25 तारीख को यदयाचना भेजेंगे BPSC को, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। तो अभी भी हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि 46,000 से अधिक सीटों पर आप TRE-4 का विज्ञापन जारी कीजिए और सिर्फ एक परीक्षा लीजिए। और अगली बार से, जैसा कि सरकार बोल रही है कि हर साल 20,000 TRE का विज्ञापन देंगे। शुरू में तो था 1 लाख से ऊपर, 1,20,000 की बात थी, फिर आया 1 लाख पे, फिर आ गया 90, फिर 80,000, फिर 46,000 और अब कह रहे हैं 20,000। तो 46,000 के लिए भी तैयार है कि वो परीक्षा सुचारू रूप से बस पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो, कोई सेटिंग ना हो, गड़बड़ी ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। तो अभी भी हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 46,000 से अधिक सीटों पे आप विज्ञापन जारी कीजिए और एक ही परीक्षा लीजिए।
और अगले साल यानी 2027 से आप हर जुलाई में 20,000 वैकेंसी दीजिए। उसमें आपको पीटी के बाद मेंस लेना है तो लीजिए, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दे दीजिए ताकि अभ्यर्थी जो टीआरई 5 वाले होंगे वो अभी से तैयारी करेंगे उस अनुसार। आप अचानक से बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है ना। अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर, 2 साल से इसमें लगे हुए हैं। 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी टीआरई 4 की, लेकिन अभी तक विज्ञापन ही नहीं आया है। तो ये जो गिरफ्तार आपको किया गया, क्या क्या मामला उसमें? मामला यही कि अभ्यर्थियों को भड़का रहा है, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, बस यही, और क्या रहेगा। हिंसा कर रहा है, जबकि हम कोई हिंसा नहीं किए हैं। हमारे आंदोलन में कोई हिंसा कभी नहीं होती है, लेकिन आरोप लगा दिया जाता है कि हिंसक आप क्या सोचते हैं, ये अभी जो आरोप जो लगाया जा रहा है, आपको क्या, आपकी क्या मंशा है इसमें? अंदर से आपको क्या लगता है क्यों लगाया? क्या आंदोलन खत्म करने के लिए? बिल्कुल, आंदोलन खत्म करने के लिए लगाया जाता है, ताकि इससे अभ्यर्थी भी डर जाए, दिलीप कुमार भी डर जाए, आगे से आंदोलन न करे। और इसलिए तो ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती है जिसमें कि जल्दी बेल ना हो। अगर पुलिस चाहती तो ऐसी धाराएं लगाती जिसमें हमको कोर्ट से उसी समय बेल मिल जाता। प्रशांत किशोर जी को कैसे बेल मिल गया? प्रशांत किशोर जी को मिल गया ना, उनको जेल नहीं जाना पड़ा। दिलीप कुमार को जेल भेज दिया जाता है 15 दिन के लिए, क्योंकि दिलीप कुमार के पास पैसा नहीं है, तो दिलीप कुमार को जेल भेज दिया जाएगा। आपकी लड़ाई लड़ता कौन है, ये कानूनी लड़ाई? कानूनी लड़ाई देखिए, हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी ही हैं, छात्र नेता भी कह सकते हैं, वो लोग साथ में रहते हैं, तो वो लोग बाहर का काम देखते हैं। जब हम जेल जाते हैं तो सबको पहले से बताए रहते हैं कि अगर हम जेल भेजा जाएगा तो क्या करना है। और वकील साहब भी हैं जो हमारे लिए केस लड़ते हैं। जैसे उनको पता चलता है हम अरेस्ट हो गए हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो खुद आ जाते हैं। अगर कभी मान लीजिए उनको नहीं पता चले किसी वजह से, मान लीजिए मोबाइल ही ऑफ है उनका, या फिर वो फेसबुक यूट्यूब नहीं देख रहे हैं किसी वजह से, तो फिर उनको नंबर पे कॉल किया जाता है, या उनके आवास पे चले गए। अगर मोबाइल ऑफ है तो आवास पे चले गए अभ्यर्थी। कुछ लोग हैं, छात्र नेता भी हमारे साथ, जो आपके सहयोगी हैं, लंबे समय से रहे हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं। जी बिल्कुल। तो ये जटाशंकर झा जी हैं जो हमारा केस लगातार लड़ रहे हैं। बीच में 1-2 और वकील आ गए थे, वो भी लड़ रहे हैं हमारा केस। तो जटाशंकर झा जी हैं जो लगातार, पहली बार हम जेल गए तब से लेके अब तक वो हमारा केस लड़ रहे हैं। निःशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क ही कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये जब जेल से छूट के आते हैं तो यही चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी करा देते हैं। और जो हमारे साथी है वो पैसा भी बोलते हैं लेने के लिए, तो नहीं लेते। वो बोलते हैं पहले नेताजी को छुड़वा लीजिए, नेताजी आएंगे तो उनसे हम फरियाद लेंगे अपना। तो फिर हम आते हैं, हम पैसा देते हैं तो नहीं लेते हैं। मामूली मतलब जो खर्च होता है, मतलब जिरोक्स वगैरह, या जहाँ जरूरी होता है मान लीजिए कुछ चीज़ में, तो वहाँ ये जो हमारे साथी वो लोग दे देते हैं। वो भी वो नहीं देने देते रहते हैं, वो भी मना करते हैं, लेकिन एक तरह से निःशुल्क उनका। जी बिल्कुल निःशुल्क कह सकते हैं। समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, ऐसे वर्ग के लिए काम कर रहे हैं जो कि भविष्य है समाज का, उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका ये सोच अच्छा है। लेकिन हम एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहेंगे, इसी बीच, इसी आंदोलन करते करते, इसी क्रम में आपने शादी भी की। जी जी। परिवार में भी आप एक अपना परिवार आपने बनाया, उनका क्या सोच है? देखिए, युवा, छात्र युवा भी हमारा परिवार ही है। हम अपने परिवार की तरह समझते हैं, पूरे युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को अपने परिवार की तरह ही समझते हैं। और हमारा दिल से लगाव है इन लोगों से। और ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मतलब एक होता है कि छात्र आंदोलन की आड़ में कुछ और राजनीति करे, वैसा मेरा कभी नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि छात्र आंदोलन करते करते छात्र नेता बन गई, अलग चीज़ है। लेकिन छात्र नेता बनने के लिए हमने कभी आंदोलन नहीं किया। तो ये जो युवा है, छात्र छात्रा, ये भी हमारे परिवार की तरह है, हम इनको परिवार मानते हैं। और 2020 8 मई को हमारी 8 मार्च को मेरी शादी हुई थी। उस समय भी हम आंदोलन में ही थे। 3 मार्च को भी आंदोलन किए थे। उससे पहले भी हमने 19 मार्च को आंदोलन किया, 13 मार्च को आंदोलन, 19 फरवरी, 4 फरवरी, 13 फरवरी, 19 फरवरी को भी आंदोलन किए। फिर 3 मार्च को भी आंदोलन किए। ये 2020 की घटना बता रहे हैं। और 3 मार्च को आंदोलन कर रहे हैं और 8 मार्च को हमारी शादी है। अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। और अभी 19 महीने का हमारा एक बेटा है। बेटा भी है? एक 19 महीने का एक बेटा है। और उसके बावजूद भी हम 17वीं बीपीएससी का जब नॉर्मलाइजेशन वाली बात थी, उस समय भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बीमार स्थिति में छोड़ के हम आंदोलन कर रहे थे। और उसमें हमको जेल भेज दिया गया जानबूझकर, षड्यंत्र के तहत। और मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, बच्चे की तबीयत भी खराब थी। सब मना कर रहे थे, कभी कोई आंदोलन नहीं कीजिए, नहीं करो आंदोलन। जैसे रिलेशन के लोग थे, माता पिताजी और भी लोग। लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी थी कि स्टूडेंट्स की, चूँकि 13 दिसंबर को परीक्षा होनी थी बीपीएससी सिविल सेवा 17वीं की। और उससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी ने ये ऐसा कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। तो समय था नहीं हमारे पास, तो था कि तुरंत आंदोलन करना। इसलिए हम अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर
हम आंदोलन में कूदे और सफल भी हुआ आंदोलन। ये अलग बात है कि हमें जेल भेज दिया गया, उसमें भी हमको 6 दिन जेल में रखा गया, लेकिन सफल हुआ, अभ्यर्थियों की जीत हुई और नॉर्मलाइजेशन वापस हुआ। तो जो आप ध्येय लेके चले थे वो उसमें सफलता मिली आपको, तो परिवार फिर वहां से सपोर्ट करना शुरू किया होगा। देखिए परिवार सपोर्ट तो कर ही रहे, लेकिन देखिए कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड मार खाए, लाठी खाए, जेल जाए, कोई भी नहीं चाहेगी, कोई भी पिता, कोई भी माता या कोई भी। कैसे समझाते हैं? लेकिन अब झेलना भी पड़ता है बहुत कुछ, समझिए एक तरह से, वही जानना चाहते हैं। एक तरह से समझिए कि मानसिक रूप से हमको भी कभी कभी। आप सरकार को समझाने चले हैं, इतना सारा मुद्दा लगे, परिवार के लोगों को कैसे देखिए सरकार को समझाना आसान है और खास के पत्नी को समझाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो झेलना भी पड़ता है, बहुत कुछ हमको झेलना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी समझा लेते हैं, समझ जाती हैं। और मेरे पिताजी भी कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, परिवार के लोग भी सहयोग अब कर रहे हैं। पहले तो मना करते थे, लेकिन अब जब देख लिए कि भाई ये मानने वाले हैं नहीं, तो अब सपोर्ट करते हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जैसे परिवार में ही बहुत सारे सदस्य हैं, तो वो लोग भी मना करते हैं। अभी भी सारे लोग होंगे कि इससे क्या, देखिए हमारे परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो इसके चलते एक डर मन में रहता है कि कहीं इसके साथ कुछ हो ना जाए, कोई साजिश के तहत कुछ कर न दे। जैसे इसी बार सेल में बंद कर दिया, तो बहुत डरे हुए हैं हमारे परिवार के लोग। घर पे पुलिस भेज दिया गया मेरी पत्नी से पूछताछ के लिए, तो सभी लोग, गांव के लोग भी डरे हैं, मेरे परिवार के लोग भी, सभी लोग डरे हुए हैं कि भाई आंदोलन ये पटना में कर रहे हैं और घर पे पुलिस क्यों भेज दिया जा रहा है। कोई आतंकवादी तो हम हैं नहीं भाई, आतंकवादी के साथ भी इस तरह का व्यवहार मुझे नहीं लगता है कि होता होगा। आतंकवादी को भी देखिएगा आप कैसे रखा जाता है देश में, लेकिन अब आंदोलनकारी के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है तो दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर चलिए, सब चीज़ झेलना पड़ता है। और अभी भी हमको बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, CGL 4 यानी बीएसएससी की परीक्षा करवाने के लिए, विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए आंदोलन करना है, संविदा वेटेज हटाने के लिए आंदोलन करना है, लाइब्रेरियन बहाली के लिए, TRE 4 के लिए, और भी जो मुद्दा है स्टूडेंट का, उन सब को लेकर अभी हमको आंदोलन करना है आगे। भ्रष्टाचार तो व्याप्त है और हर क्षेत्र में है। एक लंबी सूची होगी आपके सामने, हर लोग आपके सामने आ जाते होंगे कि आप नेतृत्व कीजिए, आप लड़िए, इससे तो आपका मतलब छुटकारा नहीं मिलने वाला है जब तक कि सरकार मंशा नहीं बना ले, इसको रोकने के लिए काम नहीं करे, सरकार आपको साथ लेके ये काम करे, तभी छुटकारा मिलेगा। देखिए सरकार को ऐसा करना चाहिए जैसा आप बोल रहे हैं। एक बार बीपीएससी ने किया था पहल, बीपीएससी के द्वारा की गई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कहने पर बीपीएससी ने एक पहल की थी कि हमें बार बार बुलाया जाता था कि क्या आपकी राय है किसी मुद्दे को लेकर, तो हम बताते थे। तो उन सब बड़ी माने बीपीएससी ने बहुत सारी चीज़ों को लागू किया परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए। हालांकि एक चीज़ अभी जो इंटरव्यू में हमने मांग किया था वीडियोग्राफी कराने का, उस पर अभी तक बीपीएससी ने काम नहीं किया है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों को बीपीएससी ने लागू किया। तो इसी तरह वर्तमान सरकार को भी करना चाहिए था कि जैसे हम, अगर आप चाहते हैं कि भाई मीडिया में नहीं आवे, तो मीडिया में भी वो बात नहीं आएगी। छात्र हित में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी सलाह को अगर आपको लगता है कि चुपके से ही मान ले, तो मान लीजिए। आप कहिएगा मीडिया में भी नहीं बोलेंगे, कि आपको लगेगा कि दिलीप कुमार श्रेय ले लेगा, तो हम वो भी नहीं बोलेंगे। आप ही श्रेय लीजिए, सरकार ही श्रेय ले। और बीपीएससी ने लागू किया, नीतीश सरकार ने लागू किया, तो हमने नीतीश जी को धन्यवाद दिया, बीपीएससी को धन्यवाद दिया उसके लिए। हम अपने आप को कहाँ कभी धन्यवाद दिए कि भाई हमने लागू किया। वो हम तो डिमांड कर सकते हैं ना, हम लागू थोड़े कर सकते हैं। हम छात्र हित में डिमांड करते हैं, लागू करना आयोग और सरकार का काम है। हम तो सरकार में नहीं, हम तो आयोग में नहीं है कि हम लागू करेंगे। तो कोई भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ दिलीप कुमार, कहीं भी देश में, किसी भी राज्य में अगर छात्र हित में या जनहित में कुछ काम कोई कर रहे हैं, तो उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, उनको बुला बैठ के बात करना चाहिए उनसे। और जो लगे सरकार को, हम ये नहीं करें कि सारी बातें आप मान लीजिए, लेकिन सरकार को ही जो लगे कि हाँ ये किया जा सकता है, वो चीज़ करें। अगर वो चीज़ करेंगे तो सरकार की वाहवाही होगी ना। नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू किया, नीतीश कुमार जी ने 35% महिला आरक्षण में 100% डोमिसाइल लागू किया। हम लोग के आंदोलन के बाद श्रेय किसको मिला? नीतीश कुमार जी को हम लोग दे रहे हैं, नीतीश सरकार को दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अभी भी लागू करेगा उसी का, बिल्कुल। मांग तो हमेशा, लोकतंत्र में डिमांड तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन उनमें से जो डिमांड आप लागू कीजिएगा, पूरा कीजिएगा, उसके लिए जो सरकार रहेगी उसी को धन्यवाद मिलेगा, उसी को श्रेय जाएगा। तो ये सरकार को करना चाहिए, सभी भर्ती आयोग को करना चाहिए। अभी हम बीएसएससी में गए थे 3 जुलाई को, तो उनके सचिव और OSD साहब थे, हमने उनको जैसे बीपीएससी को बताया था वैसे इनको भी बताया कि कैसे आपका पेपर लीक रुक सकता है, कैसे धांधली सेटिंग रुक सकती है, कैसे गड़बड़ी रुक सकती है, कैसे आप कम समय में परीक्षा जल्दी जल्दी करा सकते हैं और गड़बड़ी ना हो। ये सारी चीज़ें हमने बताया। तो उन लोगों ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास संसाधन की कमी है, बीपीएससी की तरह संसाधन नहीं है। हमने कहा कि भाई सरकार से आप बात कीजिए कि हमको ये संसाधन चाहिए, नहीं तो पेपर लीक होगा तो बदनामी किसकी होगी?
बीएसएससी की बदनामी होगी, लेकिन उससे ज्यादा बदनामी तो बिहार सरकार की होगी, मुख्यमंत्री जी की होगी। तो आप बात कीजिए, आप जो अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे कि आपको क्या चाहिए। आप भी ये बताइए कि हम भी इस बात को पहुंचाएंगे। हमने भी कहा है, हमने भी कहा सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा मंत्री जी और उसके अलावा मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे तो हम इन सब चीजों को वहां भी रखेंगे कि बीएसएससी के साथ क्या है, उनको 33 या 34 क्लर्क चाहिए वहाँ, और उनके यहाँ अभी 14-15 भी ठीक से नहीं है। तो कारण तो एक कारण भी संसाधन नहीं है उनके पास। तो हमने फिर भी कहा कि आपके पास संसाधन नहीं है, आप भर्ती आयोग है और आपके पास ही जब भर्ती मतलब तंत्र ही नहीं है तो ये कैसा मजाक चल रहा है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो पहले तो आप अपने लिए नियुक्ति भी कर लेते ना इतना साल में, तो अब वो लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं ज्यादा, लेकिन हम सरकार तक ये बात पहुंचाने वाले हैं कि भाई बीएसएससी को भी संसाधन दीजिए, सारा संसाधन मुहैया कराइए। और एग्जाम उन्होंने कहा था कि हम बीएसएससी ने कि 15 दिन में हम डिसाइड कर लेंगे, डेट घोषित करेंगे और 3 महीना के अंदर एग्जाम करवाएंगे। लेकिन अभी तक आप देखिए 3 तारीख से 15 दिन, तो 3 तारीख से 15 दिन 18-19 तारीख तक होता है, मान लेते हैं 20 तारीख, तो 20 तारीख तक उनको डेट घोषित करना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल। हमको ये कहिए, आपकी जो आंदोलन आप लगातार कर रहे हैं, आपकी जीविका कैसे चल रही है? देखिए मेरी आप तो एक, जैसा आपने बताया कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के बाद आपने अभ्यर्थी के रूप में अपना आपको दर्ज किया। हर किसी का सपना होता है कि हम शिक्षा लें, शिक्षा लेने के बाद जब अभ्यर्थी बन रहे हैं तो हमारा भी ज्वाइनिंग कहीं होना चाहिए या कहीं किसी तरह से हमारा अपना उपार्जन होना चाहिए किसी तरह। देखिए जिस जब आप लग गए जी इस काम में, जिस समय हम छात्र आंदोलन में कूदे थे उस समय हमारी उम्र नहीं थी छात्र नेता बनने की। एक तरह से देखे तो उस उम्र में सभी लोग छात्र नेता से हटकर चल जाते हैं मेन राजनीति में, और हम उस उम्र में छात्र नेता बन गए। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा होगा, समर्पण क्या होगा। और किसी भी आंदोलन के लिए, अगर कोई आंदोलन किसी मुद्दे को लेकर चला रहे हैं या कुछ भी, तो अगर आप ईमानदारी से आंदोलन करेंगे, आपका समर्पण है उसके प्रति, तो सबसे पहले आपके अंदर सादगी होनी चाहिए, मित व्ययिता होनी चाहिए, यानी कम खर्चीला होना चाहिए। आपको कम संसाधन में ज़्यादा काम कैसे करेंगे ये आपको विकसित करना पड़ेगा। तो हमने वही किया। शुरुआत में अपना जो पटना में रहते थे तो हर एक महीने पैसा घर से आता था। मेरे पिताजी क्लर्क रहे हैं, रिटायर कर चुके हैं, 2016 में ही रिटायर किए, अभी भी पेंशन मिलता है। तो घर से पैसा आता था, लॉज में रहते थे तो खर्च के लिए, तो उसमें से अपना पैसा हम बचा के छात्र आंदोलन में लगाते थे कि भाई अब हमको है कि एक ही कपड़ा है, एक ही ड्रेस है, कई दिनों तक पहन रहे हैं, महीनों तक अपना 2-3 शर्ट है वही चला रहे हैं, सालों तक चला रहे, जब तक चल रहा है चला रहे हैं। तो अगर उसी में हम करते कि भाई हर एक सप्ताह या हर एक महीने या हर एक 2 महीना पे नया शर्ट खरीदेंगे, तो फिर हम पैसा नहीं बचा पाएंगे। कोई महंगा रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते। जो मेस में हम लोग अगल बगल चलता था वहाँ सस्ता, जो उसमें भी खोजते थे सस्ता में कहाँ मिलता है, तो उस मेस को में पकड़ के खाना खाते थे, उस मेस में जाके खाना खाते थे जो लॉज में रहते थे। चप्पल जूता का कोई ठिकाना नहीं है, महंगा का सवाल ही नहीं है कि महंगा पहनेंगे हम लोग। तो ये सब चीज़ खर्च बचाकर आप उस पैसे को दूसरे तरफ लगा सकते हैं। ये आपकी ईमानदारी से आप काम कीजिएगा तो है। अगर बेईमानी से करना चाहिएगा तो फिर छात्र आंदोलन के आड़ में आप पैसा भी कमा सकते हैं। बहुत लोग कमा लेते हैं पैसा, इसको अगर पैसा बना ले, बिल्कुल पैसा, तो फिर आप पे स्टूडेंट्स का भरोसा नहीं होगा। धीरे धीरे वो पता चल जाता है कि कौन दलाली कर रहा है और कौन सही में छात्र आंदोलन कर रहा है। और आपका जो सवाल था कि आजीविका कैसे चलता है, परिवार के प्रति जी, परिवार के तरफ से अभी हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, हम लोग 3 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं, तो इसका भी हमको फायदा मिलता है कि सबसे छोटे हैं। उन लोग की तरफ से आप फ्री हैं? फ्री हैं, पूरा घर से हम फ्री एक तरह से शुरू से रहे हैं। अगर बड़े रहते सबसे घर में तो जिम्मेवारी ज्यादा होती, छोटे हैं तो शुरू से समझिए कि छोटा बच्चा होता है या बड़ा बच्चा होता है जो लाडला बन जाता है, और सबसे छोटा बच्चा तो पूरे परिवार का। पढ़ने में हम शुरू से तेज रहे हैं, पढ़ने में शुरू से हम तेज रहे हैं, कॉलेज स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, तो इसलिए सबका सपोर्ट रहा पढ़ाई के लिए। बाद में हम छात्र नेता बन गए हैं, तो पढ़ाई के लिए हमारे पास पैसा आता था, कोचिंग के लिए पैसा आता था, उसमें से हम बचा के अपना इधर आंदोलन में खर्च कर। और शुरुआत में हम घर पे ये पता भी नहीं चलने देते थे कि हम आंदोलन में हैं, कहीं हम अपना नाम भी नहीं आने देते थे। फोटो भी अगर कोई आ रहा है खींचने के लिए तो हम पीछे हो जाते थे। 2015 से हम हैं, लेकिन कभी इसलिए कि घर से फिर आ जाता है कि तुम पढ़ाई करने के लिए हो कि आंदोलन कर रहे हो, तो इसके चलते अखबारों में या कहीं भी हम अपना नाम या फोटो शुरू में नहीं आने देते थे। 2019 से हमारा नाम आना शुरू हो गया, उसमें भी हम मना करते थे बहुत लोगों की मेरा नाम नहीं दीजिएगा, लेकिन फिर भी अब मीडिया है भाई तो वो कैसे मानेंगे, दे ही देते थे। और दूसरी बात, हम लोग का खेती बाड़ी है,
तो खेती बाड़ी से फायदा तो नहीं होता है, ये नहीं कह सकते कि उससे इनकम होगा, क्योंकि जितना खेती में होता है उतना साल भर खा लेते हैं, वही काटते हैं। मतलब ये सपोर्ट है। हाँ, गाय है हमारे पास, ये support 15-16 गाय हैं जो बड़े भैया रखते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो घर से हम पहले पूरा फ्री थे, अब तो मान लीजिए शादी हो गई, बच्चा हो गया तो थोड़ा इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन पहले तो पूरा फ्री थे हम घर से। तो ये एक कारण बना, परिवार का सपोर्ट है, यही वजह। और कम खर्च होता है, खर्च हम बहुत कम करते हैं, अपना हमारा व्यक्तिगत खर्च समझिए तो नहीं के बराबर है। ये तो समझ में अब आ गया, आपने बहुत क्लियर किया इस चीज को, लेकिन आगे का भविष्य क्या? और इसमें एक चीज और छूट गया, जैसे कोई भी आंदोलन होता है तो जिस चीज के लिए आंदोलन, मान लीजिए TRE 4 का आंदोलन है, तो उसमें स्टूडेंट लोग अपने से ग्रुपिंग कर लेते हैं। उसमें जैसे बैनर, पोस्टर, तिरंगा झंडा, इस सब में जो लाउड स्पीकर में खर्च होता है, तो उसमें अपने में एकजुट करके कोई 10-20 रुपया, 50-100 जिसको जितना हुआ करके, जितना खर्च होता है उन लोग का प्रयास। ये अलग बात है कि जितना खर्च होता है उससे कम ही हम लोग के पास आ पाता है जो स्टूडेंट इकट्ठा करते हैं, बाकी जितना एक्स्ट्रा होता है वो हम लोग अपना 2-4 लोग स्टूडेंट है जो मेन टीम में है, वो लोग मिलके अपना हम लोग कर देते हैं। और ऐसा बिहेव हो गया है कि ईमानदारी से प्रभावित होकर जो बैनर पोस्टर जहां बनाते हैं या जहां लाउड स्पीकर भाड़ा पे लेते हैं या जहां से पानी की व्यवस्था है, वो लोग भी पहचानते हैं, तो पैसा नहीं भी है तो वो लोग तत्काल व्यवस्था कर देते हैं कि ठीक है दिलीप जी, आप बाद में पैसा दीजिएगा, आप ईमानदार हैं, भागिएगा थोड़े, अभी भी बैनर पोस्टर का पैसा बाकी है। इकोसिस्टम इसको कहते हैं, जब आप समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो धीरे धीरे जब कहीं ना कहीं से विश्वास आ जाता है तो हर वर्ग से सहयोग आपको मिल रहा है, तब आप स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, एक दिक्कत है कि जो लोग जॉब में गए कम से कम आंदोलन से, उन लोगों को आर्थिक सहयोग करना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। जैसे TRE 3 के लिए बहुत सारा चीज़ हमने किया, पेपर लीक उजागर किए, फिर एग्जाम के लिए, फिर ज्वाइनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए हमको करना पड़ा। इससे पहले TRE 1, 2 में भी, 3 में भी, और दरोगा सिपाही, BPSC, सिविल सेवा, सब में। लेकिन कितने लोग जॉब में गए, इन लोग अगर आर्थिक सहयोग करते तो बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं, गांधी मैदान भर सकता है स्टूडेंट से, लेकिन आर्थिक मजबूरी हमारी। आपने कभी हम लोगों से संपर्क किया? देखिए, हमारी मजबूरी है, मजबूरी कहिए या जो कहिए, हम अपने से इस सब चीज के लिए बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए, चुनाव हम भी लड़े थे, उसमें हमने अपील भी किया था, लेकिन नहीं आया चंदा, तो इसलिए मेरा मन भी टूट गया कि अब अपील करना भी सही नहीं लगता। उन लोग को खुद चाहिए जो जॉब में है तो मदद करे। अब चुनाव लड़ने का मतलब हम नहीं समझ पाए। ये विधानसभा का चुनाव भी हम लड़े थे बहादुरपुर दरभंगा से। इस पे एक प्रश्न खड़ा हो गया आपसे, अल्टीमेटली आप राजनीति में, देखिए, राजनीति में आने का कभी कोई मेरा मन नहीं था, ना उद्देश्य था, लेकिन चूंकि 11 साल से हम लड़ रहे हैं तो अब हमने एक नौकरी भी छोड़ दी, शिक्षक की नौकरी थी वो भी छोड़ दी, बहुत पहले छोड़ दिया, 16 में ही छोड़ दिया। तो अब आगे हम क्या करेंगे? सड़क पे तो लड़ ही रहे हैं, सदन में कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। जिस तरह हम सड़क पे लड़ रहे हैं, अगर कोई सदन में हमारे मुद्दे को उठाने वाला होता, आज हमको ही जेल भेज दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है थाना में, सेल में बंद किया जाता है जेल में। एक भी विधायक, एक भी सांसद हमारे लिए नहीं बोले, एक भी विधायक, एक भी सांसद नहीं बोले हैं कहीं भी, मीडिया में भी नहीं, और सदन स्टार्ट होगा तो उसमें भी उन लोग नहीं बोलेंगे, ना कभी बोले हैं। तो फिर क्या फायदा किसी को वोट देकर? तो अभ्यर्थियों ने ही कहा कि दिलीप भैया, आप हम लोग के लिए लड़ रहे हैं तो आप सदन में भी जाइए, सदन में भी आवाज उठाइएगा हम लोग के लिए, सड़क में भी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात और है। इसी उद्देश्य से हमने चुनाव लड़ा था। और हमारी उम्र अभी 42 साल हो रही है। और आप बताइए कि 42 साल में, 43 साल में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, कोई 32 साल में मंत्री है, लेकिन यहाँ हम 31 साल से लड़ना ही शुरू किए छात्रों के लिए। हम चाहते तो मेन राजनीति में कब का आ गए होते। यहाँ 1-2 आंदोलन में लोग आते हैं, कोई जन स्वराज तो कोई बीजेपी तो कोई कांग्रेस, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हम तो 11 साल से बिना किसी पार्टी के, बिना किसी नेता के सहयोग के लड़ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से, सच्चाई के रास्ते पर स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। ऐसा इतिहास तो हमको नहीं लगता पूरे भारत में कहीं होगा। नहीं, तो हमको एक चीज बताइए, आप जो विधानसभा के जो प्रत्याशी जो बने, प्रत्याशी किस क्षेत्र से बने? बहादुरपुर विधानसभा दरभंगा। अपने ही? हाँ, अपने गृह क्षेत्र से। आपने किस पार्टी से? निर्दलीय। तो वो कितना वोट आया? वोट तो बहुत कम आया, 1778 वोट आया। बहुत कम है उस क्षेत्र में। अगर सिर्फ TRE 4 वाले वोट देते स्टूडेंट अभ्यर्थी तो 10,000 12,000 वोट रहता, सिर्फ TRE 4 का। आपको नहीं लगता है कि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, पर तो वही नहीं जग रहे? यही दिक्कत है, यही देश में और बिहार में यही दिक्कत है। हम इसके ऊपर चाहेंगे विस्तृत रूप से जी। ये सबसे बड़ी दिक्कत आजकल है। पहले का समय कुछ और था। पहले आप देखिए सोशल साइट नहीं था, फिर भी गांधी जी लोग आंदोलन करते थे, उनको
हाथ से कंगन निकालकर महिलाएं देती थी ना, कंगन जो भी है, सोना चांदी निकालकर, कि भाई आंदोलन को मजबूती देने के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी है, देते थे लोग। और उस समय कोई माध्यम नहीं था, तब आंदोलन में भीड़ जुट जाती थी। जेपी आंदोलन, उस समय सोशल साइट नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, फिर भी भीड़ जुट जाती थी। लोग समर्पित रहते थे आंदोलन के प्रति और आर्थिक मदद भी करते थे। लेकिन आज जब सब कुछ है, सभी के हाथ में मोबाइल है, एक एक मैसेज पहुंच जा रहा है, फिर भी जिस तरह का सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये तो मैं कहूँगा, वो तो मेरे ही जैसा आदमी है, बेवकूफ़ आदमी, जो 11 साल से लड़ रहे हैं। बहुत लोग हमको कहते हैं फ़ोन करके या मिलते तो कहते हैं कि आप क्यों इस सब के लिए लड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, कौन साथ दे रहा है आपको, आप जेल में बंद थे, सेल में बंद कर दिया, कौन क्या किया आपके लिए। ये वोट देता है जाके उसी को, सब किसी पार्टी को वोट देता है ना, पार्टी वाले को, लेकिन कोई पार्टी वाला इस सब के लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन आप लड़ रहे हैं और आपके लिए लोग एक वोट तक नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। चलिए, अब जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। क्योंकि हमने मैंने आपने एक प्रश्न अपने मन में रखा कि सदन में एक आवाज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सदन में आवाज बनने के लिए सबसे जरूरी है कि चुनाव जीत कर ही जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नहीं, किसी संगठन। देखिए, एक चीज बताते हैं, सत्ता का जो चरित्र होता है, आपका ये कहना है कि सरकार ही इस चीज को ठीक कर सकती है, जो सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिना पार्टी के भी ये काम कर सकते हैं। आप निर्दलीय, आप नहीं आवाज बन के, जैसे आपने कहा कि जो आपको धक्का लगा 1700 1800 मात्र आपको वोट मिले, क्योंकि ये आपका ध्येय भी नहीं है, आपका केवल एक ध्येय है कि विधान सदन में या सदन में आवाज उठे। आप इसके लिए प्रयासरत रहिए कि किसी तरह से आपको वहाँ जगह, ये सरकार, जो भी सरकार है या जो भी पार्टी के लोग हैं, वो आपको वहाँ तक पहुँचाए। अगर नहीं पहुँचा पाते हैं तो आपको ये कहना कि वो लोग भी मिले हुए हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए, दिलीप कुमार तो किसी पार्टी से बस, तो आप किसी पार्टी से नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आप किसी निर्दलीय या किसी ये से लड़ रहे हैं, उसमें आपको साथ नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर वर्क कीजिए। चूंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पूरा आंदोलन का अनुभव, कैसे वो लोग अट्रैक्ट होंगे, कैसे समाज को जगाएंगे हम, ये इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना जी। वो तो मैं कर ही रहा हूं। पॉडकास्ट के माध्यम से तो हम ये जरूर कहेंगे कि एक चरित्रवान नेता, हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं इसलिए कि जो आपने बात कही उसके आधार पे जो अपना पूरा न्यौछावर कर दिया है, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से सपोर्ट मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। जो आपकी बात सुनी हमने, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि आप उठे इसके लिए, लेकिन आपका क्षेत्र, आपका ग्रामीण क्षेत्र, आपका गृह क्षेत्र इसमें मदद नहीं किया। इस पे आपकी प्रतिक्रिया भी आई कि हम अपना काम करते रहेंगे। तो क्या अगले बार भी आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब एक बार कदम बढ़ा दिए तो अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। वो जी जहाँ से भी लड़े वो तय करेंगे कि भाई क्या करना नहीं करना है। बाकी अभी MLC चुनाव है दरभंगा स्नातक क्षेत्र से, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में होगा चुनाव। तो उसमें भी अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि आप खड़ा होइए, क्योंकि उसमें स्नातक पास जो रहेंगे वही वोटर रहते हैं, तो वही वोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ही कर रहे खड़े होने के लिए। तो अभी हम डिसाइड फुल्ली नहीं किए कि हम खड़ा होंगे। अगर अभ्यर्थी एकजुट होकर कहेंगे, जो उसका क्षेत्र है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय, 4 जिला, अगर चारों जिला के अभ्यर्थी और जो जॉब में गए हैं, शिक्षक लोग खासकर और भी कर्मचारी लोग, वो लोग भी अगर कहेंगे, अगर तब हम खड़ा होंगे। नहीं अगर सपोर्ट करेंगे तो खड़ा नहीं होंगे। और आपका जो एक सवाल था, मैं उसका जवाब दे। सर, पहले ऐसा होता था, पहले जो बहुत पहले की बात है कि जो समाज सेवा में लगे हैं, देश सेवा में लगे, वो ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को ही सदन में भेजने के लिए राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्यों को, और राज्यपाल मनोनीत करते हैं, विधान परिषद में भेजते हैं। लेकिन आज क्या हो गया कि दोनों का, राज्यसभा में भी जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं वो, और विधान परिषद में राज्यपाल जो करते हैं, दोनों का अर्थ का अनर्थ हो गया है। वहाँ पे कैसे लोगों को भेजा जाना, और भेज कैसे लोगों को रहे हैं आप। अरे वहाँ पे भेजे जाना जो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में, देश सेवा में जो योगदान दे रहे हैं, वैसे लोगों को राष्ट्रपति या राज्यपाल मनोनीत करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे फुल्ली पॉलिटिकल आदमी को, जातिवादी या धर्म के नाम पर जो काम कर रहे, राजनीति रोटी सेक रहे, वैसे लोगों को पार्टी तय करती है, राज्यपाल तय नहीं करते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी वो तय करते हैं कि किसको राज्यपाल भेजेंगे, किसको राष्ट्रपति भेजेंगे। ये बहुत गंदी बात है। सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक जी हैं, वैसे लोगों को क्या राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकते राज्यसभा के लिए? सरकार भी भेजती है कि लिस्ट की भाई राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, तो वैसे लोगों को तो सरकार को भेजना चाहिए था। इसमें तो सरकार की ही वाहवाही होगी ना भाई, कि वो आदमी सड़क पे लड़ रहे हैं, कई महीनों तक वो जेल में रहे हैं, वैसे लोग सदन में जाके देश हित में, समाज हित में, युवा हित में वहाँ पे बोलेंगे। बिहार में या किसी राज्य में जो भी आंदोलनकारी हैं, जो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, लड़ने वाले बहुत है, बेईमाना पार्टी का एजेंट, कोचिंग का एजेंट बन के, वैसे लोगों की बात नहीं कर, जो रियल में
किसी वर्ग के लिए, समाज के लिए, युवा के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर, वैसे लोगों को जहां विधान परिषद है वहां पे उस राज्य के राज्यपाल को भेजना चाहिए, मनोनीत करना चाहिए वैसे लोगों को। सरकार को पहल करनी चाहिए ऐसे चीज़ों पे, ताकि वहां भी जाकर वो समाज हित में, राज्य हित में, देश हित की बातें करे वहां। लेकिन आजकल डिस्कशन होता कहाँ है सदन में? अभी तो अनशन पे है, कोई अनशन तो सोनम वांगचुक जी अनशन पर है, आज 19वां दिन है उनका, आज की तारीख में 19वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, ना उनसे बातचीत की जा रही है, ना कुछ। इसका मतलब ये है कि सरकार भी असंवेदनशील, बिल्कुल असंवेदनशील है, निर्दयी कह सकते हैं, निर्दयी है सरकारें। आप आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी अनशन पे बैठा आंदोलन करना, मरने के लिए छोड़ दो, ये चल रहा है सरकार में, छोड़ दो मरने के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या था कि एक दिन भी कोई अनशन पे बैठ गया तो सरकार हिल जाती थी, सरकार के लोग एकदम नजर रखते थे क्या हुआ, बातचीत करते थे, समझौता करने का प्रयास करते थे, बीच का रास्ता निकाला जाता था। अन्ना हजारे आंदोलन का ही असर था कि कांग्रेस के प्रति लोगों का जो नजरिया था, लोगों का गुस्सा था, वो शिफ्ट हो गया वोटर बीजेपी की तरफ, और बीजेपी सरकार में आ गई 2014 में। इसके पहले भी जेपी आंदोलन देखिए, कांग्रेस, बिहार से कांग्रेस या केंद्र से भी कांग्रेस का ये हुआ तो आंदोलन की वजह से हुआ, जेपी आंदोलन की वजह से ना। तो आंदोलन का महत्व समझना चाहिए सरकारों को। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक थी, नहीं, वो वर्तमान नहीं, ये तो कह सकते हैं वर्तमान जो सरकारें हैं उनके अपेक्षा कांग्रेस तो ज्यादा डेमोक्रेटिक थी, ये तो कह सकते हैं। हालांकि बीच में तानाशाही कांग्रेस ने भी किया था इंदिरा गांधी के समय, छोड़ना पड़ा उनको ना, डेमोक्रेटिक थी तभी तो छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी की जो सरकारें हैं, अब देखिए पूरा तानाशाही पे उतर गई है, सिस्टम को जैसे लगता है कि हाईजैक किया हुआ है कि सब कुछ हमारे अनुसार ही चलेगा। तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो अब उनके वोटर भी बोल रहे हैं, जो कट्टर समर्थक थे वो लोग भी अब बोल रहे हैं। हम लोग भी भाई मोदी जी को चाहते थे कि भाई मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बने भी, लेकिन अब युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, नौकरी ही खत्म कर रहे हैं, कर दिए खत्म, बैंक में, रेलवे में, एसएससी में खत्म कर दिए नौकरी। आप जैसा व्यक्ति अभी 41-42 साल का हो गया, जो कि आया था एक अभ्यर्थी बन गया छात्र नेता बन गया, अधिकारी बनने आए थे, छात्र नेता बन गया। ये तो सिस्टम के चलते हुआ ना, भ्रष्टाचार के चलते हुआ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, ये इसमें परिवर्तन आना चाहिए, आशावान तो रहना ही चाहिए। और आपने एक जो बात कही कि मेरा अपना आपसे ये कहना है कि आप इसमें प्रयास जारी रखिए, क्योंकि सबसे पहले तो समाज को जगाना है। अगर सरकार नहीं जगता है, सरकार किसकी, समाज के चलते ही जी बिल्कुल। समाज अगर इस चीज को नहीं समझेगा तब तो फिर सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। अब बहुत समय आपका लिए, लेकिन एक अंत में आपसे ये चाहेंगे कि आज के युवा जो है, चूंकि उनका कैरियर दांव पे, बार बार ये जो वैकेंसी नहीं आती है या जो आपका भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके चलते हम ये जानना चाहेंगे कि आज के युवा के लिए आपका क्या संदेश है। इतनी बड़ी जो व्यापक जो चीज आपने देखी है, भ्रष्टाचार देखा है या इस तरह का नीति देखा है सरकार का, आज के युवा सभी लोग तो धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, गांव छोड़ के यहाँ तैयारी करते हैं, हर शहर में तैयारी होती है, उनका क्या, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में आपका क्या? देखिए आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी जगह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का घोर अभाव है, और सबसे पहले तो ये प्रयास होना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो, और युवा जो हैं उनको अपने अधिकार को समझना पड़ेगा, अपने पावर को समझना पड़ेगा। यही युवा हैं जो देश की आज़ादी में अहम रोल अदा किए थे, यही युवा है जो जेपी आंदोलन खड़ा किए थे और केंद्र की तानाशाही इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिए थे और गिरा दिए थे सरकार को, और यही युवा हैं जो 2014 में मोदी जी की सरकार बनाए थे और कांग्रेस की सरकार का पतन कर दिए। यही युवा हैं जो 2005 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, और यही युवा हैं जो आज अपने अधिकार के लिए अगर घर बैठे रहेंगे तो फिर आपका अधिकार तो छीनता जाएगा। इसलिए जागिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। आजकल तो हथियार है, सबसे बड़ा हथियार आपके पास सोशल साइट्स भी है, जहां आप अपना पावर दिखा सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से, सही तरीके से, शालीनता पूर्वक। और जब भी किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन होता है तो आप हमारा साथ दीजिए। 15 लाख अभ्यर्थी है TRE 4 में, जब आंदोलन करते हैं तो क्यों नहीं आप 15 लाख अभ्यर्थी आते हैं? भाई आना चाहिए ना, जब आपके लिए हो रहा है, आपको नौकरी करना है और आप नहीं आते हैं। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन 15 लाख तो नहीं आते हैं। 15 लाख आ जाए, 1 लाख भी आ जाए, 50,000 तो उस दिन पूरा पटना में थे, एक जगह नहीं थे 50,000, एक जगह 30, 35, 40,000 जरूर थे ये जेपी गोलंबा। लेकिन क्या 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख स्टूडेंट नहीं पूरा पटना में आ सकते हैं? आ जाइए, पूरा गांधी मैदान भर दीजिए।
इससे भी सरकार को संदेश जाता है। बिल्कुल संदेश जाएगा तो संदेश अरे भीड़ का ही तो असर होता है लोकतंत्र में। 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण था कैसे आया? 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे आया? 5 राज्यों में युवाओं ने विरोध कर दिया चुनाव का, बीजेपी का विरोध किया, अगेंस्ट में वोटिंग कर दिया, नोटा बटन दबा दिया, और अचानक से बिना कोई समिति बनाए, बिना कोई आयोग बनाए 10% आरक्षण लागू हो गया जनवरी महीने में 2019 में, जब इलेक्शन होना था। तो जब पावर दिखाइएगा, भागीदारी होनी चाहिए, होगी। आप संख्या दिखाइए ना, जब सिर्फ भीड़ दिखानी है उसके बाद तो सरकार को माननी पड़ेगी बात। तो वो लगेगा कि भाई इतने अभ्यर्थी हैं, इतने कम संख्या में लगता है इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपना ही राजनीति चमका। बिल्कुल यही सोच रहा यही सोच रहे थे। तो इसलिए जब भी हो, और आप जहां भी रहते हैं, जहां भी जाते हैं, लोगों को जगाइए अधिकार के प्रति। जो भी उनका अधिकार है, आपका अधिकार है, उन पर बहस कीजिए, चर्चा कीजिए। बहस का मतलब ये नहीं कि झगड़ा कीजिए, बहस का मतलब सही तरीका से लोकतांत्रिक ढंग से परिचर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, बताइए क्या सही क्या गलत, तर्क के साथ ये करना पड़ेगा। ये अकेला दिलीप कुमार नहीं कर सकता है, अकेला सोनम वांगचुक नहीं कर सकते हैं। हर किसी को सोनम वांगचुक और दिलीप कुमार बनना पड़ेगा। आपको गांव-गांव जाके, आपको कम से कम अगल बगल तो बता सकते हैं ना, चाय दुकान पे या कोचिंग में जहां पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जहां रहते हैं वहां तो आप ये काम कर सकते हैं। लॉज में, हॉस्टल में, जहां भी आप हैं, आसपास तो 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 50 लोग को तो आप बता ही सकते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत है। और जहां भी ये गतिविधि चल रहा है उसका बहिष्कार कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता था कि हाँ यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो आज भी हॉस्टल के लोगों के छात्रों को बिल्कुल, और जहां भी गलत तरह का आपको लगता है कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग या कुछ और की गड़बड़ी की बात है, आप पुलिस को सूचना दीजिए या हमें बताइए, हम पुलिस तक बात पहुंचाएंगे। और आप भी पार्टी मत बनी। जो लोग इसमें कार्यान्वित हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, गैर राजनीतिक, क्योंकि ये कहिए कि किसी भी तरह से ये उचित नहीं है, सामाजिक कार्य इसको कहिए। जो लोग भी ऐसे अनैतिक कार्यों में लगे हैं उनसे भी आग्रह करें कि आप लोग इस सब चीज को छोड़िए। करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, तो आप लोग इस सब चीज से बाहर आइए, कोई और बिजनेस देखिए, सही तरीका से काम कीजिए, कोई और रोजगार देखिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिलीप जी, आपका समय तो बहुत लिए, लेकिन एक चीज हमारे मन में हमेशा आता है, क्योंकि देखते हैं न्यूज़पेपर के जरिए भी या टीवी के माध्यम से भी, सोशल जो साइट्स हैं उसके ऊपर जो देखते हैं, ये जो आंदोलन है ऐसा नहीं केवल दिलीप कुमार चला रहा है। आप छात्र नेता दिलीप कुमार ये चला रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ, यही सब जो सिस्टम में जो कमियां हैं उसके खिलाफ। केवल ऐसा नहीं कि दिलीप कुमार चला रहे हैं, दूसरे लोग भी दावा करते हैं या वो लोग भी नेतृत्व करते हैं। ऐसा क्या है कि अलग अलग गुट बना के इस तरह का ये करना, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, आंदोलन करने का अधिकार हर किसी को है, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी कर सकते हैं आंदोलन, सही तरीका से करें। पार्टियां भी विभिन्न हैं, छात्र संगठन बहुत सारे हैं, उनको भी आंदोलन करने का अधिकार है और करते भी हैं। बहुत सारे छात्र संगठन भी अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन लगातार कहीं ना कहीं करते रहते हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह का आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं 11 साल से, तो उसमें अभी क्या हुआ है, पिछले डेढ़ वर्षों से, 2 वर्षों से कह सकते हैं, ये 17वीं बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन के समय से हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं, उसमें कुछ कोचिंग शिक्षक शामिल हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। तो वो लोग मिलकर क्या किए हैं कि कुछ लोगों को पहले तो अभ्यर्थी के रूप में भेजे आंदोलन में, हमारे ही आंदोलन में भेजे कि ये 17वीं बीपीएससी का अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी बन के आंदोलन में, हमारे ही आंदोलन में भेजे। माने वो लोग कोचिंग का एजेंट है और पार्टी नेता का एजेंट है। मतलब इम्प्लांट किया उनको, बिल्कुल पहले से प्रायोजित था कि इसको आंदोलन में भेज के पहले अभ्यर्थी के रूप में भेजे, उसके बाद ये लोग अपना असली रूप में आएगा कि भाई पहले दिलीप कुमार को आंदोलन से बाहर करो, फिर उसके बाद नेताओं को बुलाओ, कोचिंग शिक्षकों को बुलाओ और दिलीप कुमार को बदनाम करवाओ वहाँ पे, ताकि दिलीप कुमार बदनाम हो जाए छात्रों के बीच में और आंदोलन से पूरी तरह दिलीप कुमार को हटा दो। ऐसा क्यों करेगा? कोई सवाल उठेगा कि क्यों दिलीप कुमार से क्या दिक्कत है? यही मेरा भी प्रश्न। तो दिलीप कुमार से दिक्कत यह है कि दिलीप कुमार दलाली नहीं करता है, दिलीप कुमार किसी नेता के आगे पीछे नहीं करता है, 11 वर्षों से आंदोलन कर रहा है। दिलीप कुमार चंदा वसूली नहीं करता है, दिलीप कुमार किसी कोचिंग वाले, बाहर के कोचिंग वाले को नहीं बुलाता है आंदोलन में, पटना के कोचिंग वाले को भी आंदोलन में नहीं बुलाता है, फंडिंग नहीं करवाता है किसी से कि भाई हमको 50,000 या 1 लाख या 2 लाख दीजिए या आइए आंदोलन में। ऐसा काम दिलीप कुमार नहीं करता है। आरोप तो उनका, मैं आ रहा हूँ, सब चीज पे आ रहा हूँ। तो ये काम नहीं करता है। तो ये इसी से, और पेपर लीक का बात उठाता है, तो पेपर लीक में कोचिंग शिक्षक भी शामिल है, पार्टी के नेता भी कुछ शामिल है। तो इसलिए पहले दिलीप कुमार को हटाओ, ताकि आगे से कुछ भी हो तो 1-2 बार आंदोलन किसी मुद्दा को लेकर दिखा दे, आंदोलन खत्म, जैसे पहले होता था हमसे पहले।
तो यही काम आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया। और आप देखिए ना, उसमें से जितने लोग 17वीं बीपीएससी में आए थे हम तो हट गए 2 दिन के बाद। हमने देखा कि भाई यहाँ पे माहौल कुछ और हो रहा है, तो हम हट गए थे 2 दिन के बाद। उसके बाद देखिए डोमिसाइल आंदोलन भी हम किए, डोमिसाइल भी लागू हुआ। 35% महिला आरक्षण में भी पहले बाहरी को आरक्षण मिलता था, उसके खिलाफ आंदोलन किया, तब सिर्फ बिहार की महिलाओं को आरक्षण मिलता है। दिव्यांग आरक्षण में भी अब सिर्फ बिहारी को आरक्षण मिलता है। तो ये सब पिछले साल आंदोलन किया उससे लागू हुआ है। और इसके अलावे बहुत सारा चीज सुधार हुआ बीपीएससी में। तो इन्हीं सब चीज को देखकर माफिया लोग जो है, कुछ कोचिंग माफिया है, वो लोग घबरा गए कि भाई दिलीप कुमार तो हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसे लोगों को छात्र नेता बना दो जो दिलीप कुमार के पैरेलल खड़ा हो जाए और छात्र आंदोलन से दिलीप कुमार को रिप्लेस कर दे। माने दिलीप कुमार को रिप्लेस करके इसको बना दे, ताकि हमारे अनुसार ये चले, रिमोट कंट्रोल से चले ऐसे छात्र नेता। 5,000 10,000 महीना दे, 20,000 महीना दे, और ये हमारे अनुसार काम करे। जब कहे आंदोलन करे, कोचिंग को फायदा हो जाए, जब कहे आंदोलन वापस ले लिया जाए, बस हो गया। जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, वैसे कोचिंग वाले, और जिनको कोचिंग खोलना था नए चीज का, जैसे जिसका बीपीएससी का कोचिंग कभी नहीं था, वो बीपीएससी का कोचिंग खोल लिया, तो वो लोग ये षड्यंत्र किए कि दिलीप कुमार को आंदोलन से हटा देना है। तो लेकिन स्टूडेंट तो माने नहीं लोग को। अभी भी देखिए बीएसएससी हो, TRE 4 हो, सबको लेकर अलग अलग हर कोई छात्र नेता बन रहा है। अरे हम ये नहीं कर रहे हैं, दिलीप कुमार अकेला छात्र नेता पूरे देश में थोड़े है। बिहार में ही हर जिला में चल रहा है, सैकड़ों छात्र नेता है। पटना यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्र नेता है, हर जिला में सैकड़ों छात्र नेता है। हर पार्टी का स्टूडेंट संगठन, छात्र संगठन है, उसमें छात्र नेता है, पूरे देश में है। तो हमारा तो किसी से कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, हम अपना अनुसार काम करें। हमारा तरीका जो आंदोलन का, वो हमारा अलग तरीका, हमारा सिद्धांत है। उसमें हमको जो सही लगता है, छात्रों के बीच राय विमर्श करके हम अपने तरीका से आंदोलन करते हैं। जो उसमें फिट बैठते हैं वो आते हैं, नहीं बैठते नहीं आते हैं। जिनको लगता है कि दिलीप कुमार के साथ जाने से फायदा नहीं है तो नहीं आते हैं, जिसको लगता है फायदा है वो आते हैं। फायदा का मतलब जो अभ्यर्थी है, जिनको लगता है कि दिलीप कुमार के साथ रहने से हमारी डिमांड पूरा हो सकती है, वो आते हैं आंदोलन में। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ चंदा वसूली चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ आंदोलन में आते हैं, एक आंदोलन के बाद गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसके अनुसार तो हम काम करेंगे नहीं, और फिर अलग जाके आंदोलन करेंगे, मेरे ही खिलाफ बोलेगा। जितना लोग आज 8-10 लोग आप देखते होगा अलग अलग गुट में आंदोलन करता है, वो सब हमारे ही आंदोलन में आके हमसे ही सीखा है। बहुत को तो हमने मीडिया में बोलना सिखाया है, और वो लोग का जब राजनीतिक रोटी हमारे साथ रह के नहीं सिखाया, चंदा वसूली नहीं कर पाया, राजनीतिक पार्टी में हमारे थ्रू कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते, हम तो उसके अनुसार काम नहीं कर सकते, शिक्षा माफियाओं से हम मिल नहीं सकते हैं। तो फिर अलग होकर अपना चाह के पैरेलल खड़ा हो जाए, तो वो भी प्रयास करके देख लिया। छात्रों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कि छात्रों को पता है कौन क्या कर रहा है। और बाहर के कोचिंग को शिक्षक को बुला रहे थे आंदोलन में, बाहर के कोचिंग शिक्षक को। 20 मई को जब हम लोग जेल में थे, तो 20 मई को TRE 4 में बाहर के कोचिंग शिक्षकों को बुलाया जा रहा था। बताइए, आज तक इतना आंदोलन हुआ, कभी बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया। ये लोग जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, प्रायोजित है, कोचिंग का एजेंट है, पार्टी का एजेंट है, नेता का एजेंट है। उसमें से कुछ लोग देखिए पार्टी भी अलग अलग ज्वाइन कर लिए हैं, आगे कुछ लोग करने वाले हैं तुरंत। तो बाहर के कोचिंग वालों को बुलाया गया, पटना के कोचिंग वालों को बुलाया जा रहा था, और बाहर के कोचिंग वालों को क्या जरूरत थी भाई? और शिक्षा मंत्री जी ने क्या बयान दे दिया उसके बाद, कि ये जो आंदोलन है, छात्र आंदोलन, ये बाहरी लोग करवा रहे हैं, कोचिंग माफिया करवा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक आंदोलन करवा रहे हैं। आंदोलन को, छात्र आंदोलन को बदनाम कर दिया। और इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हमने किया। आज तक सरकार, महागठबंधन की भी सरकार रही, नीतीश सरकार भी रही, अभी सम्राट चौधरी जी की भी सरकार है, किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा हम लोग के आंदोलन के बारे में कि बाहर के लोग करवा रहे हैं, या विपक्ष के लोग करवा रहे हैं, या कोचिंग शिक्षक या कोचिंग माफिया आंदोलन करवा रहे हैं, नहीं कहा। लेकिन इन लोगों के चलते, कुछ लोगों के चलते एक न्यूज बन गया, अखबार में मेन पेज पे छपा था, हम जेल में थे, हमने पढ़ा। तो ये लोग बाहर के कोचिंग शिक्षकों को बुला रहे हैं, बस अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ऐसा नहीं लगता है कि जो ये आपके आंदोलन में बाधक हुआ? देखिए, हमारे आंदोलन में कोई बाधक नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी समझ रहे हैं, और अलग अलग करके भी ये लोग आंदोलन देख लिए। 10 भी अभ्यर्थी नहीं जाते हैं इन लोग के साथ, 10 लोग भी नहीं जाते हैं। तो सबको, स्टूडेंट जो है यहाँ ग्रेजुएट है, कोई इंटर पास है, सब जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, सबको पता है। तो ये लोग बस मीडिया के छात्र नेता बन गए, मीडिया में छात्र नेता। 2-4 यूट्यूबर है जिसको पैसा देके भी ये लोग चलाता है न्यूज, उसको ये लोग के पास तो पैसा आता है, कुछ बाहर के कोचिंग वालों से ले लिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टी नेता से ले लिया पैसा, कुछ पटना में ले लिया, कोई कहीं ले लिया, जबरदस्ती टीचर सबको टॉर्चर करके। तो ये लोग तो वही कामें कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ दे दिया, अपना कुछ
मीडिया के लोगों को और चलाता है, चलवाता है, 2-4 गो यूट्यूबर को देता है, चलाता है। ये बदनाम करना। और ये तो एक छात्र नेता ने लिखा भी है, फेसबुक पे कमेंट में लिखा है, जवाब दिया है एक स्टूडेंट को कि भाई मीडिया में खबर चलाने के लिए पैसा देना पड़ता है, इसलिए हम लोग तुम स्टूडेंट से पैसा मांग रहे हैं, ऐसा लोग कमेंट में जवाब दिया था आज से 4 साल पहले, 2022 में ही, जब 67वीं वाला आंदोलन हम लोग करते उस समय एक छात्र नेता ने लिखा था, कमेंट के बारे में आपका क्या संदेश होगा? ऐसे लोगों से कैसे बचें? ऐसे लोगों से अभ्यर्थियों को बच के रहना है, और अभ्यर्थी बचे हुए भी हैं, और हम ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, हमारे पास प्रूफ रहता है। अभी भी जो गैंग चल रहा है 8-10 का, उसमें से एक छात्र नेता का हमारे पास प्रूफ भी है, जो पैसा वसूली कैसे कर रहा है, स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है, और पटना के ही कोचिंग शिक्षक ने उसको बचाया हुआ, नहीं तो उसकी अरेस्टिंग होती, गिरफ्तारी होती कैमूर में। इसी क्रम में मेरा आपसे प्रश्न है कि आप भी नेता के रूप में उभरे हैं, क्या आपके पास ऑफर नहीं आया होगा? बहुत ऑफर आया, इसे तो पास ऑफर आया होगा। अरे बहुत ऑफर आया है, आता भी है। हमारे पास भी तो गाड़ी का ऑफर आता है ड्राइवर के साथ, पैसा 5 लाख 10 लाख 25 लाख जो चाहिए, अकाउंट नंबर भेजिए, तुरंत भेज देते हैं। बहुत ऑफर आज से आ रहा है, 2020 से ही ऑफर आ रहा है हमारे पास, तो हम भी ये ऑफर स्वीकार कर सकते थे ना। हम आज करोड़पति रहते, किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे चुनाव आयोग का देखिएगा हलफनामा जो हमने दिया है, उसमें हम करोड़पति जरूर है, तो पैतृक संपत्ति के अनुसार है, घर खेत ये सब लेके करोड़पति हम है। लेकिन ऐसे तो देखिएगा इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से तो हम लाखपति भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो इनकम अपना कुछ नहीं है, जो है पिताजी का पैतृक संपत्ति है। लेकिन ऑफर का जहां तक बात, हमारे पास बड़े बड़े नेताओं का ऑफर आता रहा है। इस आंदोलन को आप, आंदोलन में मेरा नाम ले लीजिए, हमको आने दीजिए, ये बोल दीजिए कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, आप कहिए तो 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो कहिएगा आपके अकाउंट में, कहिएगा अकाउंट में, नहीं तो कैश दे देंगे आपको। हम एक 4 व्हीलर गिफ्ट कर देते हैं ड्राइवर के साथ, आप आंदोलन चलाइए, जहां जाना होगा जाइए, पेट्रोल का भी आपको, तेल का भी पैसा मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 व्हीलर आपको गिफ्ट कर देते हैं। ये हो सकता है सरकार की तरफ से ही इस तरह का इम्प्लांट किया जा रहा हो। अब ये तो देखिए, ये तो हमने कहा, लेकिन को ध्वस्त करने के लिए कोई भी, लेकिन ऐसा नहीं है, टेस्टिंग भी होता होगा। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि एक ही पार्टी ने कहा है, क्योंकि अलग अलग सभी पार्टियों ने लगभग अधिकतर पार्टियों ने हमें ऑफर दिया है। कुछ पार्टियों ने पैसा का तो ऑफर नहीं दिया, कुछ पार्टियों ने गाड़ी का ऑफर नहीं दिया, लेकिन अधिकतर पार्टियों ने पैसा और गाड़ी का ऑफर दिया, क्योंकि हमारे पास इसी की कमी है। देखिए वो लोग भी समझ रहे हैं कि दिलीप कुमार को क्या कमी है, उसको भी पता है कि दिलीप कुमार के पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो इसी का ऑफर दिया जाता है। लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया, बदले में उनका नाम लिया जाए। बस बदले में क्या कि आंदोलन में उनको बुलाइए, बदले में उनको आंदोलन में बुलाइए, उनका नाम लीजिए, उनके पार्टी का झंडा रहे या झंडा नहीं भी रहे तो बस उनको बुला लीजिए आंदोलन में, कि मीडिया में मतलब बोलने का मौका मिल जाए कि आंदोलन के सपोर्ट में लाखों स्टूडेंट्स उनसे जुड़ जाए। हाँ, कुछ पार्टी ऐसी भी है जो थोड़ा बहुत पैसा का ऑफर करती है कि हमारे पार्टी में जुड़ जाइए या हमारे नेता आना चाहते हैं आंदोलन में। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारा छात्र आंदोलन है, और छात्र आंदोलन में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी को हम लोग आने नहीं देते हैं। अगर हम चाहते तो बुला सकते थे, पैसा भी मिल जाता हमको, गाड़ी भी मिल, किसी को पता भी नहीं चलता। और हम इसी वजह से नेता, और अभी आपने क्या कहा एक लाइन की, सरकार नहीं हो सकता आपकी टेस्ट किया हो, तो हम हमेशा इस बात का ख्याल रखे हैं और किस आंदोलन हमारा बदनाम ना हो, क्योंकि कुछ भी अगर होता है तो सरकार को एक एक चीज की जानकारी होती है। और यही चीज इन लोगों ने, जो आजकल तथाकथित स्वघोषित छात्र नेता है, कोचिंग का एजेंट है, नेता का एजेंट है, ये लोग करते हैं, इनके बारे में सरकार को एक एक चीज पता है। और इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि बाहरी लोग आंदोलन करवा रहे हैं 20 मई के आंदोलन को। हमारे आंदोलन के बारे में तो आज तक नहीं कहा कि बाहरी लोग करवा रहे हैं या कोचिंग शिक्षक करवा रहे हैं, आज तक सरकार ने नहीं कहा ऐसा। तो इसीलिए मैंने पहला ही इस पॉडकास्ट के शुरू में ही कहा था, आपने जो चर्चा किया, तो हमने कहा था जो ईमानदारी से कोई आंदोलन कर रहा है तो उसके लिए पहली शर्त है कि वो ईमानदार खुद हो, सादगी भरा जीवन हो, कम खर्चीला हो, ये सब चीज हमने पहले ही कहा था, तभी आंदोलन मजबूत हो सकता है। और आज जो लाखों करोड़ों युवाओं का भरोसा दिलीप कुमार पे है, वो ऐसे ही एक दिन में नहीं बन गया है। 11 साल लंबा संघर्ष हमने किया है, और हमारा एक एक चीज सबके सामने है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जब हम ऑटो में कहीं जा रहे होते हैं, बस में या ट्रेन में, या ऐसे कहीं पैदल चलते रहते हैं, तो देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है कि दिलीप जी यही है छात्र नेता, नहीं विश्वास होता है, क्योंकि उनको लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी, या जो जॉब में उनको, कि दिलीप कुमार छात्र नेता है तो वो 4 व्हीलर से होगा, 10-20 लोग के साथ होगा, तो वाकई बार बार मेरी शक्ल देखते हैं, फिर यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं आप दिलीप कुमार छात्र नेता हैं क्या, तब हम बोलते हैं हाँ, तब उनको विश्वास होता है। तो ये एक दिन में नहीं ये हो गया है। ईमानदारी से और सच्चाई के रास्ते पे ईमानदारी से कोई काम करता है ना, तो उसको बहुत सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है हर तरह से।
पुलिस का टॉर्चर हमको झेलना पड़ा। जेल आज गए तक जेल में रहे, जेल में टॉर्चर, उसके बाद गरीबी में जीना पड़ता है। कहने के लिए हम करोड़पति हैं हलफनामा में, लेकिन गरीबी में जीना पड़ता है। पटना आपका लक्ष्य सिर्फ यही है कि हाँ इन छात्रों के देखिए, लिए हमारा लक्ष्य उद्देश्य शुरू से पैसा कमाना रहा ही नहीं। पद और पैसा का लालच हमारे मन में कभी नहीं रहा। नहीं तो आपको नहीं लगता है जो 41-42 साल का है, 30 साल 28 साल में छात्र नेता से हट के मेन राजनीति में चला जाता है, और हम किसी पार्टी में नहीं जा सकते थे। और 11 साल अगर हम किसी पार्टी में देते, आज बीजेपी को देखिए, बांकीपुर विधानसभा से एक मंडल अध्यक्ष को दिया है ना टिकट। जितना समय वो पार्टी में नहीं रहा होगा, उससे ज्यादा से तो हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी से मान लेते हैं जुड़े रहते, तो आज हमको नहीं टिकट मिलता बीजेपी से। और इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हम किए, अगर बीजेपी से हम ज्वाइन किए रहते, 11 साल से आंदोलन कर रहे, 11 साल से जुड़े रहते, तो हमको नहीं टिकट देती बीजेपी तो डायरेक्ट हमको मंत्री बना देती। उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा डायरेक्ट मंत्री नहीं बने हैं, किसी सदन का सदस्य नहीं है। या कांग्रेस में ज्वाइन किए रहते, आरजेडी में, जदयू में, किसी में ज्वाइन किए रहते, तो कोई भी पार्टी हमको कुछ भी बड़ा ऑफर कर सकती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि छात्र आंदोलन को हमको मजबूत करना था। सरकार किसी की भी रहे, छात्र हित में हम लड़ते रहे। महागठबंधन की सरकार में भी हम लाठी खाए और एनडीए सरकार में भी हम लाठी खाए। एनडीए की दोनों सरकार, नीतीश सरकार में भी और सम्राट चौधरी जी की सरकार में भी। हाँ, ये जरूर है कि पहले जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, थोड़ा सा अंतर आ गया है कि पहले हमको सेल में बंद नहीं रखा जाता था, थाना में भी हाजत में बंद नहीं रखा जाता था, लेकिन अभी हाजत में बंद किया जाता है और सेल में बंद कर दिया जाता है, जेल में। तो ये अंतर बस आया है। नहीं, कोई बात नहीं है। आप अपना, अगर आपका गोल क्लियर है, संघर्ष आप कर रहे हैं जिसके लिए, उनका आशीर्वाद आपको मिले और आप बिल्कुल सफल हो, यही हमारी कामना है। और हमारे एक और सवाल देंगे, जो हमारे ऊपर कुछ लोग तथाकथित जो आजकल स्वघोषित लोग हैं, वो लोग आरोप भी लगाते हैं छात्र नेता फंडिंग का। तो हमने कह दिया कहाँ से फंडिंग क्या होता है, और इसका गवाह पूरा छात्र समुदाय है। छात्र बढ़ गए क्योंकि वही लोग आपस में बात करके पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना खर्च होता है उससे कम ही आता है। कह दिया। प्लस मैं एक और चीज कहूंगा, हमारा अकाउंट नंबर सार्वजनिक है और पुलिस की जांच में है, मतलब पुलिस के रडार पे ही, और कई बार जांच हो चुका है। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय, CGL 3 पेपर लीक के समय पूरा अच्छे से जांच हुआ है हमारा अकाउंट। कोई गड़बड़ी अगर रहता, हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो गड़बड़ी कहां से रहेगा। और गड़बड़ी 1 रुपया का भी रहता ना, कि तो हम जेल में सरते रहते। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा उद्देश्य ही छात्र आंदोलन को मजबूत करना रहा है, और इसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देना हो हम दे रहे हैं, दिए भी हैं, आगे भी देंगे। और पैसा कमाना या पद पाना हमारा उद्देश्य नहीं रहा। इलेक्शन भी हम लड़े तो सिर्फ इसलिए कि छात्रों की आवाज हम सड़क से लेकर सदन तक उठा सके। इसका मतलब ये नहीं था कि हम सदन में चल जाएंगे तो सड़क पे नहीं लड़ेंगे। हमने कहा था सड़क पे भी लड़ते रहेंगे। अंतर क्या होगा कि सदन में भी हम आवाज उठा पाएंगे। और उस समय अगर सड़क पे हमारे ऊपर लाठी चलेगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि छात्र नेता दिलीप कुमार पे लाठी चली, ये कहा जाएगा कि विधायक सह छात्र नेता दिलीप कुमार पे लाठी चली, विधान पार्षद दिलीप कुमार पे लाठी चली। तो वो ज्यादा मामला गंभीर होगा और सरकार प्रेशर में आएगी। अगर हमको जेल भेजा जाएगा उस समय, तो विधायक को जेल भेजा जाएगा ऐसा कहा जाएगा, विधान पार्षद को जेल भेजा जाएगा। लेकिन अभी क्या कहा जाता है, छात्र नेता दिलीप को जेल भेज दिया गया। लेकिन उस समय एक जनप्रतिनिधि को जेल भेजा जाएगा तो पूरे देश में ये चीज चलेगी, तो सरकार प्रेशर में आएगी और छात्रों की मांग को जल्दी सुनेगी। और इसलिए हम सदन में जाना चाहते हैं, न कि हमारा कोई व्यक्तिगत अपना लालच है कि हमको पद पाना है। अगर वैसा रहेगा तो हम कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और जो विधायक जो होते हैं, आपको ऑफर भी है, ऑफर भी है, विधायक मिलके चुनते हैं, विधायक एमएलसी, विधायक मिलके एमएलसी बनाते हैं ना, या राज्यपाल मनोनीत करते हैं। सत्ताधारी पार्टी से जुड़ जाएंगे, राज्यपाल ही मनोनीत कर देंगे हमको, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं छात्रों के बीच से हम जाए, ईमानदारी से लड़ाई। बिल्कुल, क्योंकि हम किसी का एहसान हम लेंगे। जैसे पैसा कहीं बात है, गाड़ी का बात है, कोई पार्टी या कोई नेता अगर हमको पैसा देंगे, गाड़ी देंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी बात हमको माननी पड़ेगी। और उनकी बात मानेंगे तो छात्र आंदोलन कमजोर होगा। तो इसलिए हम वो चीज आज तक किए नहीं है, आगे भी नहीं करेंगे। ईमानदारी और सच्चाई से हम लड़ते रहेंगे, छात्र हित में, जनहित। आगे हम जनहित में भी लड़ेंगे। अभी तो सिर्फ युवाओं की बात कर रहे हैं ना, छात्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब छात्र युवा भी किसी न किसी परिवार का अंग है। तो आगे हम जन समस्या, जो आज भ्रष्टाचार हर जगह हो गया है, मेन लड़ाई तो हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन सिस्टम के खिलाफ। बिल्कुल, लेकिन हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक रूप में अब होगी आगे। अभी तो सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, लेकिन आगे चल के संपूर्ण भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, और जिसके लिए युवाओं का साथ तो चाहिए। बिल्कुल, आपको ईश्वर का भी आशीर्वाद मिले, शक्ति मिले कि आप सच्चाई से अपना जो सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं, जो समाज के न्याय के लिए आप लड़ रहे हैं, युवाओं के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उसमें आपको सफलता हासिल हो, आशीर्वाद आपको मिले। बहुत सारी बातें आपसे हुई, आगे भी बातें होंगी, और आप अपनी लड़ाई लड़िए। ये आपकी लड़ाई नहीं,
जो युवाओं की लड़ाई है, जो अभ्यर्थी हैं उनकी लड़ाई, और आज जो आगे आपने बताया पूरे सिस्टम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके लिए जो लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता हासिल हो। बहुत बहुत जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।